हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकलव्य स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th की जो सोशियोलॉजी है उसके बारे में। अब इसमें जितने भी मिड टर्म में आपके चैप्टर्स आ रहे हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और ये वन शॉट वीडियो रहने वाली है। आपके चार के चार जो चैप्टर्स हैं हम इसमें उसके बारे में बात करेंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास 11th ESP। यहाँ पर आपको PDF नोट्स आसानी से मिल जाएंगे। इसको ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि टेलीग्राम पर सर्च बार में क्लास 11th ESP डाल के वहाँ से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं, वो है हमारा समाज तथा समाजशास्त्र। हम इसमें समाज को समझते हैं, समाज किस प्रकार से गठित होता है, समाज की क्या विशेषताएं होती हैं और उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। इसी के साथ में हम जानते हैं कि समाजशास्त्र क्या होता है, समाजशास्त्र का अन्य जो सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट होते हैं, विषय होते हैं, उनके साथ क्या रिलेशन होता है, यानी कि इतिहास और समाजशास्त्र में क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। मनोविज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, इसमें क्या डिफरेंस होता है उनके बारे में हम इस चैप्टर में बात करते हैं। तो अगर हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आता है कि समाज क्या होता है। आपको पता है समाज क्या होता है? समाज एक संस्था होती है, एक संगठन होता है जिसमें अलग अलग प्रकार के जो विविधता वाले लोग होते हैं वो शामिल होते हैं, जिनके पास एक कॉमन कल्चर होता है। ठीक है, तो समाज क्या होता है? समाज एक संगठन होता है जिसमें क्या करते हैं, लोग एक साथ आते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, यानी कि कम्युनिकेट करते हैं, साझा नीतियों मूल्यों को स्थापित करते हैं। यानी कि अलग अलग प्रकार के जो लोग होते हैं, अलग भाषा बोलने वाले, अलग धर्म से, अलग जाति के लोग होते हैं, वो आगे आते हैं, बातचीत करते हैं और एक साझा मूल्य होते हैं, साझा नीतियाँ होती हैं, कस्टम्स होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, उनको स्थापित करते हैं और उसी को समाज कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं। अब समाजशास्त्र में हमें दो शब्द देखने को मिलते हैं, पहला है समाज, दूसरा है शास्त्र। तो इन दोनों से मिलकर समाजशास्त्र बना है। अभी हम समाज को समझ के आए हैं। क्या होता है समाज? कि एक ऐसा संगठन होता है जिसमें अलग अलग प्रकार की विविधता वाले लोग शामिल होते हैं जो एक कॉमन कल्चर को बनाते हैं, कॉमन वैल्यूज़ को बनाते हैं, कॉमन जो रिचुअल्स होते हैं उनको बनाते हैं, उसी को समाज कहा जाता है। अब शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि किसी चीज़ के बारे में स्टडी करना, वो शास्त्र कहलाता है। तो जब हम समाज के बारे में अध्ययन करते हैं वो समाजशास्त्र कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक अध्ययन होता है जो मानव समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है। मानव समाज के विभिन्न पहलुओं का क्या मतलब हो गया कि जैसे इतिहास, मानव समाज का इतिहास क्या रहा है, उसने इतिहास में किस प्रकार से विकास किया है, उसका अर्थशास्त्र क्या है, उसके बारे में उसकी अर्थव्यवस्था क्या है, और उसकी जो भौगोलिक दशाएं हैं वो किस प्रकार से मानव समाज को प्रभावित करती हैं। तो इन सब चीज़ों का जो अध्ययन होता है वो हम समाजशास्त्र के अंदर करते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये समाज सामाजिक संरचना, संगठन और सामाजिक परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करता है। यानी कि सामाजिक परिवर्तन समाज पर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं, सामाजिक जो संरचना होती है वो समाज पर किस प्रकार से अब उसको प्रभावित करती है। तो ये चीज़ें पढ़ते हैं। अब सामाजिक परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आई थी, ठीक है, तो उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो अलग अलग समाजों पर उसका किसी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था, किसी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था। तो उस जो अध्ययन होगा वो समाजशास्त्र के अंदर किया जाता है। फिर आगे हम बात करते हैं समाजशास्त्र के बारे में, उसकी स्टडी के बारे में। तो समाजशास्त्र का जो सबसे पहले अध्ययन था वो ऑगस्ट कॉम्टे ने किया था और इन्हीं को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। इनका संबंध जो था वो फ्रांस से था, यानी कि फ्रांस के विचारक, वहाँ के दार्शनिक और वहाँ के फिलोसोफर थे। अब जब इन्होंने समाज के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था तो सामाजिक भौतिकी सब्जेक्ट के रूप में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी और आगे चलकर 1838 में इन्होंने इस सामाजिक भौतिकी का नाम बदल के समाजशास्त्र रख दिया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे अगर हम बात करते हैं, समाज की कुछ विशेषताएं होती हैं। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। समाज की अगर हम प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो समाज जो होता है एक संगठन होता है, यानी कि संगठित होता है। यहाँ पर हमें अलग अलग प्रकार की भाषा, अलग अलग प्रकार के धर्म, अलग अलग प्रकार की जातियों, अलग अलग सांस्कृतिक परिवेश के लोग देखने को मिलते हैं जो एक साथ संगठित रहते हैं, ठीक है, और समाज का निर्माण करते हैं। तो पहली विशेषता यही हो जाती है कि जो समाज होता है वो संगठन में होता है। दूसरा होता है संबंध, यानी कि यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस देखने को मिलते हैं। एक जो व्यक्ति होता है समाज में अलग अलग प्रकार के जो रिलेशंस होते हैं, संबंध होते हैं, उनसे घिरा हुआ होता है। कोई माता पिता होता है, कोई चाचा चाची, कोई दादा दादी, ताऊ ताई, बुआ फूफा, इस तरीके के जो रिलेशंस होते हैं वो हमें सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम तीसरी बात करते हैं, यहाँ पर हमें विविधता बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। हमने बात की थी अलग अलग प्रकार की जातियों के, धर्म के, भाषा बोलने वाले, खाना पीना खाने वाले, पहनने के तरीके होते हैं सबके अलग, ठीक है, तो उसके आधार पर यहाँ पर विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है।
यहाँ पर जितने भी व्यक्ति होते हैं उनको कुछ अधिकार मिले होते हैं जिसकी वजह से वो अपना और समाज का विकास कर सकें, और उसी के साथ में आते हैं कर्तव्य, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति दूसरे के अधिकारों का हनन ना करें। ठीक है, तो अधिकार और जो कर्तव्य होते हैं समाज में सभी व्यक्तियों को मिले हुए होते हैं। समरसता की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी विविधताएं होती हैं उसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर सौहार्दपूर्ण जो व्यवहार होता है वो लोगों के बीच में होता है, अलग अलग धर्मों के बीच में, अलग अलग जातियों के बीच में, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद में समाज में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। निरंतर परिवर्तन यानी कि कॉन्टिन्यूसली चेंजेस इसमें आते रहते हैं। जैसे अगर हम अभी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा घर कर चुकी है, हम उससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं। अगर टेक्नोलॉजी चली जाए तो हम अपनी लाइफ सर्वाइव अच्छे से नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम आज से 10-15 साल 20 साल पहले जाते हैं तो वहाँ पर हमें टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं, और आने वाले टाइम पर हम जितनी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसकी डबल या फिर उससे ज़्यादा आने वाले टाइम पे आने वाली जो सोसाइटी है वो यूज़ करेगी, और उनकी पूरी की पूरी जो लाइफ है वो टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंड हो जाएगी। ये तो समाज की फीचर्स के बारे में हो गया था। अब बात करते हैं समाजशास्त्र की उत्पत्ति भारत में किस प्रकार से हुई थी, तो उसके बारे में बात करनी है। तो सिंपल 2-4 पॉइंट्स हैं। समाजशास्त्र का जो अध्ययन है भारत में वो मुंबई विश्वविद्यालय में यानी कि मुंबई यूनिवर्सिटी में हुआ था 1919 में, और इसका जो औपचारिक अध्ययन था वो समाजशास्त्र विभाग में हुआ था मुंबई विश्वविद्यालय के। ठीक है, तो इतना ही भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना है आपको। फिर आगे हम बात करते हैं समाजशास्त्र का अध्ययन भारत में क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सामाजिक मुद्दों को समझने के लिए। अब सामाजिक मुद्दे जैसे कि जातिगत भेदभाव है, यहाँ पर सांप्रदायिक है, धार्मिक सांप्रदायिकता है, तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए भारत में समाजशास्त्र की आवश्यकता है। एक सामाजिक मुद्दा और है, गरीबी है, भुखमरी है। ठीक है, तो ये जो सामाजिक मुद्दे होते हैं इनको समझने के लिए समाजशास्त्र की अध्ययन की आवश्यकता होती है भारत में। फिर उसके बाद में नीति निर्माण, यानी कि जितने भी सामाजिक मुद्दे होते हैं उनको किस प्रकार से ख़त्म किया जा सकता है, किस प्रकार की नीति बनाई जा सकती है, तो उसमें सरकार की हेल्प करता है और नीतियों का निर्माण करने में ये मदद करता है। सामाजिक विकास की बात करता है कि जितनी भी समस्याएं आती हैं उसको एक हम सोशल इशू लेकर किस प्रकार से काम कर सकते हैं, उसको सोशल इशू किस प्रकार से बना सकते हैं, ना कि उसको पर्सनल इशू बनाएं। ठीक है, जैसे गरीबी है वो क्या है, वो एक सोशल इशू है, वो किसी का एक व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को एड्रेस करना और सामाजिक विकास करना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, जितने भी हमारे समाज में संसाधन हैं, जितने भी अवसर हैं वहाँ तक सभी व्यक्ति की बराबर पहुँच हो, ये सब सुनिश्चित किया जाता है समाजशास्त्र के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है। हमें पता है भारत में हमें कई प्रकार की विविधताएँ देखने को मिलती हैं, सबकी अलग अलग धर्म है, अलग जातियाँ हैं, अलग अलग प्रकार की भाषाएँ बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, तो ये क्या है, ये सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। तो इसको टॉलरेट करने के लिए, इसको समझने के लिए, भारत की सांस्कृतिक विविधता को समझने के लिए समाजशास्त्र का अध्ययन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं वो है समष्टि और व्यष्टि समाजशास्त्र में अंतर स्पष्ट करना है। तो समष्टि होता है मैक्रो सोशियोलॉजी, और व्यष्टि होता है माइक्रो यानी कि माइक्रो सोशियोलॉजी। अब मैक्रो में क्या होता है कि हम पूरे विश्व के स्तर पर अलग अलग समाजों का अध्ययन करते हैं, और माइक्रो में हम क्या करते हैं, एक समाज के अंदर, उसी समाज के भीतर व्यक्तियों के बीच में किस प्रकार के संबंध हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो अगर हम समष्टि समाजशास्त्र की बात करते हैं तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर सामाजिक संरचनाओं संस्थानों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि उनका विश्लेषण किया जाता है। सामाजिक असमानता, सामाजिक परिवर्तन, संस्थान और वैश्विक क्रियाओं को यहाँ पर देखा जाता है। अब समष्टि का हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, औद्योगिकरण हुआ था, उसका अलग अलग समाज थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा था, उनका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा था और उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था। जैसे यूरोप के बारे में हम बात करते हैं तो वहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था, भारत में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था, अलग अलग जो क्षेत्र थे वहाँ पर उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पड़ा था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो अध्ययन होगा विश्व के स्तर पर वो होगा समष्टि समाजशास्त्र। उसके बाद अगर हम व्यष्टि समाजशास्त्र की बात करते हैं तो समाज के भीतर होता है, बहुत छोटे पैमाने पर होता है, और जो व्यक्तिगत व्यवहार होते हैं उनकी जांच की जाती है, लोगों के बीच में किस प्रकार के संबंध हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, और ये देखा जाता है कि व्यक्ति जो होते हैं वो आपस में किस तरीके से बातचीत करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ में किस प्रकार से उनका बिहेवियर रहता है, व्यवहार रहता है, और वो उनके साथ में किस प्रकार के रिलेशन होते हैं। तो वो व्यष्टि समाजशास्त्र यानी कि माइक्रो सोशियोलॉजी के अंदर उसको पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं वो है भारतीय समाज की असमानताओं की चर्चा कीजिए, यानी कि भारतीय समाज में हमें किस प्रकार की असमानताएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहली जो असमानता है वो आपको पता है जातिगत, यहाँ पर असमानता बहुत ज़्यादा है। भारत में हमें अलग अलग प्रकार की जातियाँ देखने को मिलती हैं, और जातियों के आधार पर ही उनके जो अवसर होते हैं उनको सुनिश्चित किया जाता है। कुछ जातियों को उच्च जातियों में जाना जाता है, और कुछ जो ऐसी जातियाँ होती हैं उनको निम्न जाति में रखा जाता है।
और उनकी जातियों के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। अगर कोई निम्न जाति का है तो उसको कम अवसर मिलेंगे, संसाधनों पर उसका कम अधिकार होगा, लेकिन अगर वही कोई व्यक्ति उच्च जाति में है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलेंगे, उनके पास संसाधन ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जातिगत असमानता देखने को मिलती है। उसके बाद में यहाँ पर हमें आर्थिक असमानता देखने को मिलती है। जो आर्थिक अवसर होते हैं, आर्थिक विकास करने के जो अवसर होते हैं, उन तक समान पहुंच नहीं होती है। तो गरीबी अमीरी का यहाँ पर हमें फासला देखने को मिलता है। अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से बात करते हैं, जो गरीब होते हैं उनके लिए काफ़ी कम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन वहीं पर जो अमीर वर्ग होता है या फिर जो मिडिल क्लास होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो गवर्नमेंट लेकर आती है। तो यहाँ पर हमें आर्थिक असमानता देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में हमें यहाँ पर लिंग आधारित असमानता भी देखने को मिलती है। लिंग आधारित यानी कि महिलाओं पुरुषों के बीच में विभेदन होता है, यहाँ पर भी हमें भेदभाव देखने को मिलता है। लिंग के आधार पर यहाँ पर काम का विभाजन होता है कि महिलाएं कुछ इस प्रकार के ही काम करेंगी, वो उसमें सीमित रहेंगी। पुरुषों के लिए भी निर्धारित होता है, वो इसी को काम करेंगे, ठीक है, यही काम करेंगे। वो पुरुष होंगे, घर का काम नहीं करेंगे, महिलाएं घर के बाहर नहीं जाएंगी। तो इस प्रकार से जो असमानता होती है वो लिंग आधारित असमानता में आती है। फिर यहाँ पर हमें क्षेत्रीय असमानता देखने को मिलती है, यानी कि विकास के मामले में अगर क्षेत्रीय असमानता की बात करते हैं तो एक क्षेत्र जो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, वहाँ पर विकास तीव्र गति से होता है। लेकिन एक जो दूसरा क्षेत्र होता है वहाँ पर हमें कम इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है, उसका जो विकास होता है उसकी गति बहुत धीमी होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात कर सकते हैं, बिहार एक ऐसा स्टेट है वहाँ पर गवर्नमेंट काफ़ी कम इन्वेस्ट करती है, तो इसीलिए वहाँ की जो विकास की गति है वो बहुत धीमी है। लेकिन अगर हम गुजरात की बात करते हैं, इधर केरल साइड की बात करते हैं, साउथ में जो स्टेट्स हैं उनकी बात करते हैं, तो वहाँ पर जो डेवलपमेंट की रेट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्षेत्रीय असमानता का एक उदाहरण हो जाएगा। फिर हम शैक्षिक असमानता की बात करते हैं कि जो गरीब तबका होता है, पिछड़ा वर्ग होता है, उनके लिए कम शैक्षिक जो योजनाएं होती हैं उनको लाया जाता है। ठीक है, जो सरकारी संस्थान होते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है उस पर भी सवाल उठते हैं। ठीक है, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। लेकिन वहीं पर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका खुद का मैनेजमेंट होता है, तो उनकी जो क्वालिटी होती है, उनका जो प्रोसेस होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर हमें क्षेत्र जो शैक्षिक असमानताएं होती हैं वो भी देखने को मिलती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में भी हमें यहाँ पर असमानता देखने को मिलती है। जैसे अगर इसमें हम बात करते हैं तो ग्रामीण और जो क्षेत्रीय मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं उनमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर हम गाँव की साइड में हम जाते हैं तो वहाँ पर मेडिकल जो फैसिलिटीज़ होती हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बहुत कम होता है, बहुत कमज़ोर होता है। लेकिन अगर हम शहरी क्षेत्रों की तरफ आते हैं तो यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अच्छी होती हैं, और मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मेडिकल जो हॉस्पिटल्स होते हैं, सेंटर्स होते हैं, उनकी संख्या बहुत अच्छी मात्रा में होती है। तो यहाँ पर हमें जो स्वास्थ्य सेवाएँ होती हैं उसमें भी असमानता देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह समाजशास्त्र सभी सामाजिक विज्ञानों के मध्य सबका है, यानी कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञानों के साथ में सभी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ में जुड़ा हुआ है, तो उसके बारे में बात करनी है। तो समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक प्रमुख शाखा के रूप में समाज और उसकी संरचनाओं, प्रक्रियाओं और व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यानी कि समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक विज्ञान का ही एक हम कह सकते हैं उसकी एक ब्रांच है, उसकी एक शाखा है, उसके रूप में काम करता है। जो समाज, उसकी संरचनाओं की, यानी कि समाज में किस प्रकार से गठन हो रखा है, अलग अलग संरचनाएं पाई जाती हैं, उसकी प्रक्रियाओं का, और समाज में किस प्रकार से व्यवहार होता है, तो उसके बारे में अध्ययन करता है। ठीक है, यानी कि समाज का जो अध्ययन होता है वो समाजशास्त्र कहलाता है। तो इसी तरीके से वो समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ है, सामाजिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य क्या होता है, समाज के विभिन्न पहलुओं जैसे राजनीति, अर्थशास्त्र और मानव व्यवहार, इतिहास, संस्कृति का अध्ययन करना। यानी कि सामाजिक विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, राजनीति पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं, मानव व्यवहार, यानी कि जब हम मनोविज्ञान को पढ़ते हैं तो मानव व्यवहार में आता है। इसी के साथ में इतिहास को समझते हैं हम, संस्कृति को भी समझते हैं। तो ये सब किससे रिलेटेड है, ये सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड है। समाजशास्त्र इन सभी क्षेत्रों से अत्यंत संबंधित है और उनका अध्ययन कर यह समझने का प्रयास करता है कि समाज कैसे कार्य करता है और उसमें बदलाव कैसे आते हैं। यानी कि अभी हमने समझा था कि समाजशास्त्र क्या काम करता है, कि समाज में किस प्रकार से परिवर्तन आ रहे हैं, उन परिवर्तनों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो वो सब चीज़ हम समाजशास्त्र में पढ़ते हैं, उसको अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करने, यानी कि सोशियोलॉजी और जो इकोनॉमी है उसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, उसके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले अगर हम समाजशास्त्र की बात करते हैं तो समाज सामाजिक संबंधों और सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करता है। वहीं पर अर्थशास्त्र जो होता है वो आर्थिक गतिविधियों, उत्पादन, वितरण और खपत का अध्ययन करता है। यानी कि अर्थशास्त्र जो होता है
कोई प्रोडक्ट किस प्रकार से बन रहा है, उसका वितरण डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हो रखा होता है, खपत किस प्रकार से होती है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में हम सामाजिक संबंधों की, सामाजिक संस्थाओं के बारे में बात करते हैं। समाजशास्त्र में अगर हम प्रमुख विषयों की बात करते हैं तो यहाँ पर जाति, वर्ग, लिंग, सामाजिक संरचना, संस्कृति, आंदोलन, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। लेकिन अगर हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, यहाँ पर आय, व्यय, व्यापार, आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति, व्यापार, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी कि समाजशास्त्र में हमारे जो मेन विषय होते हैं वो क्या होते हैं, जाति, लिंग, वर्ग, सामाजिक संरचना, इस प्रकार से सामाजिक जो स्त्रीकरण होता है वो हम सामाजिक जो समाजशास्त्र में हम उसका अध्ययन करते हैं। लेकिन अगर हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, यहाँ पर हम आय की बात करते हैं, व्यय, व्यापार, आर्थिक विकास, इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट होता है उसके बारे में हम बात करते हैं अर्थशास्त्र में। ठीक है। फिर अगर हम दृष्टिकोण की बात करते हैं तो यहाँ पर सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक कारकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अर्थशास्त्र में हम आर्थिक प्रणाली, बाजार, मांग, पूर्ति, मूल्य निर्धारण, इनके बारे में बात करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि समाजशास्त्र में हम समाज के बारे में अध्ययन करते हैं, वहीं पर अर्थशास्त्र में हम समाज की एक प्रमुख संस्था के रूप में व्यापार किस प्रकार से काम करता है, व्यापार की प्रक्रियाएं क्या होती हैं, समाज की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होती है, अगर कोई उत्पादन हो रहा है तो उत्पादन का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा, मांग क्या है, खपत क्या है, वो सब चीज़ हम किस में पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। ठीक है। अब समाजशास्त्र का क्या उद्देश्य होता है, समाज की संरचना को समझना और सामाजिक समस्याओं का समाधान करना। ठीक है। अर्थशास्त्र के अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं तो आर्थिक समस्याओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, इन सब का समाधान करना। ठीक है। संबंधों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर व्यक्ति और समाज के बीच में जो संबंध होते हैं उनके बारे में स्टडी की जाती है, और व्यक्ति और समाज के आर्थिक निर्णय समाज को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं वो हम अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। तो ये इतना ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं वो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में क्या अंतर होता है। तो समाजशास्त्र जो होता है सामाजिक संबंधों और मूल्यों का अध्ययन करता है, ये सब आपको पता है। ठीक है। मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं, मानव मन, व्यक्तित्व यानी कि हमारी जो पर्सनैलिटी होती है उसका अध्ययन किया जाता है, और मानसिक जो प्रक्रियाएं होती हैं, मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे सोचना, हम सोचते किस प्रकार से, जो भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं उसको इंटरप्रेटेज किस प्रकार से करते हैं, वो सब चीज़ें हम मनोविज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। व्यक्तिगत सोच, भावना और व्यवहार पर ये केंद्रित होता है। मनोविज्ञान प्रयोग के स्टडी और नैदानिक परीक्षण का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पर हम जो रिसर्च करते हैं वो हमारी एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होती है, केस स्टडीज़ पर बेस्ड होती है। ठीक है। व्यक्ति की जो मानसिक समस्याएं होती हैं उनका निदान किया जाता है, यानी कि उनका उपचार किया जाता है, व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन होता है इसका। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं समाजशास्त्र की, वो समाज के स्तर पर इसका अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार का यहाँ पर इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। समाजशास्त्र होता है वो समाज से संबंधित होता है, मनोविज्ञान जो होता है व्यक्ति पर संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो वो है कैसे राजनीतिक विज्ञान से समाजशास्त्र जो है अलग है, यानी कि इसके बीच में क्या अंतर है। अगर हम राजनीतिक विज्ञान की बात करते हैं तो यहाँ पर राजनीति, सरकार और सत्ता संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, यानी कि हम टोटल सरकार के बारे में पढ़ते हैं, सरकार किस प्रकार से बनती है, सरकार किस प्रकार से काम करती है, राजनीति क्या होती है, सरकार किस प्रकार से कानून का निर्माण करती है, तो वो सब चीज़ होती है वो हम राजनीतिक विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। यहाँ पर हम शासन, संविधान, लोकतंत्र, राजनीतिक दल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। वहीं पर अगर हम इधर समाजशास्त्र की बात करते हैं, यहाँ पर जाति, वर्ग, लिंग, सामाजिक आंदोलन, संस्कृति, इसके बारे में इसका अध्ययन किया जाता है। दृष्टिकोणों की बात करते हैं तो यहाँ पर सत्ता के वितरण पर बात की जाती है, सामाजिक जो राजनीतिक संस्थाएं होती है उनके बारे में बात की जाती है। राजनीतिक संस्थाएं यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, और जो विधायिका होती है, सरकार होती है, किस प्रकार से काम करती है, उन पर केंद्रित होता है इसका अध्ययन। सर्वेक्षण, चुनाव विश्लेषण, सरकारी दस्तावेजों का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है राजनीतिक विज्ञान के अंदर। यहाँ पर सांख्यिकी आंकड़े, जो डेटा होता है, सर्वेक्षण होता है, सामाजिक पैटर्न, इनके बारे में स्टडी की जाती है। अगर हम राजनीतिक विज्ञान के उद्देश्य की बात करते हैं तो राजनीतिक प्रक्रियाओं और शक्ति संबंधों को समझने की जरूरत होती है, तो तब हम राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद में जो अध्ययन का स्तर होता है, यानी कि राजनीतिक विज्ञान को अलग अलग लेवल्स पर पढ़ा जाता है। जैसे सरकार के क्या 3 स्तर होते हैं, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो ये इसी प्रकार से जो राजनीतिक विज्ञान होता है उसको हम 3 स्तर पर पढ़ते हैं। सबसे पहले राष्ट्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, और दूसरा लोकल यानी कि स्थानीय जो स्तर होता है उसके आधार पर पढ़ा जा सकता है। तो स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर केंद्रित होता है, यानी कि हम लोकल पॉलिटिक्स को भी पढ़ते हैं, नेशनल पॉलिटिक्स को, स्टेट पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, उसके बारे में यहाँ पर अध्ययन करते हैं। हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार और जो नागरिक होते हैं उनके बीच में किस प्रकार का संबंध होता है, तो वो हम सब राजनीतिक विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। फिर अगर हम समाजशास्त्र के बारे में बात करते हैं, समाज की संरचना और सामाजिक समस्याओं का यहाँ पर समझने की कोशिश की जाती है। समाज के अलग अलग जो स्तर होते हैं वहाँ पर समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाता है, जैसे व्यक्ति से लेकर समूह तक। समूहों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, कोई अतः समूह होता है, भाई समूह होता है, प्राथमिक, द्वितीयक समूह, इस प्रकार के जो समूह होते हैं उनका भी अलग अलग
स्तर पर अध्ययन किया जाता है। फिर यहाँ पर व्यक्ति और समाज के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है वो हम समाजशास्त्र में पढ़ते हैं। ठीक है, तो समाजशास्त्र के बारे में हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। हमें सिर्फ जो नए नए सब्जेक्ट्स हैं वो उनके बारे में पढ़ना है और ये समझना है कि समाजशास्त्र से वो किस प्रकार से अलग है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सरल समाज और जटिल समाज में क्या फ़र्क होता है। सरल समाज यानी कि सिंपल सोसाइटी और जटिल समाज यानी कि कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, इनके बीच में क्या हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर हम संरचना की बात करते हैं यानी कि उसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बनावट की बात करते हैं, तो सरल समाज में सरल और गैर विभाजन यहाँ पर देखने को मिलता है, सामाजिक संरचनाएं कम होती हैं। सरल समाज बिल्कुल सिंपल होता है। ठीक है, जैसे नाम से पता चल रहा है यहाँ पर विभाजन किसी भी प्रकार का नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। यहाँ पर जो सामाजिक संरचनाएं होती हैं वो बहुत कम होती हैं। लेकिन जटिल समाज में क्या होता है, यहाँ पर कई सारी संस्थाएं और वर्ग विभाजन यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कि लोगों के बीच में विभाजन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, वर्ग के आधार पर होता है, उनकी जाति के आधार पर होता है, उनके काम के आधार पर होता है। लेकिन सरल समाज बिल्कुल सिंपल होता है, यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का विभाजन देखने को नहीं मिलता है। फिर अगर हम जनसंख्या के आकार की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सरल समाज होते हैं वहाँ पर बहुत छोटी जनसंख्या होती है, सीमित समूह होते हैं। यानी कि जो जनसंख्या का साइज होता है, पॉपुलेशन जो होती है सरल समाज में बहुत कम होती है। लेकिन अगर हम जटिल समाज की बात करते हैं, यहाँ पर बड़ी जनसंख्या होती है, विभिन्न प्रकार के वर्ग और समूह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सामाजिक संगठनों की बात करते हैं तो यहाँ पर कम औपचारिक अनौपचारिक नियम और मानदंड होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो कानून वगैरह होते हैं बहुत कम होते हैं, कानून जो मानदंड होते हैं हमें यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन जटिल समाज में ये सब हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जो सोसाइटी होती है वो कानूनों के द्वारा नियंत्रित होती है, यानी कि कानून के द्वारा समाज के जो लोग होते हैं उन पर नियंत्रण रखा जाता है। अगर तकनीकी विकास की बात करते हैं तो निम्न स्तर की तकनीकी होती है, औद्योगिक विकास बहुत कम होता है। लेकिन जटिल समाज की बात करते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है और जो औद्योगिक विकास होता है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। इनके पास में अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी होती है। इतना क्लियर है। इसके बाद अगर हम संबंधों के प्रकार की बात करते हैं तो यहाँ पर जो लोग होते हैं उनके बीच में रिलेशन जो होते हैं व्यक्तिगत होते हैं और प्रत्यक्ष होते हैं। यानी कि जो सरल समाज होता है उसमें जितने भी व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं और डायरेक्ट एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करते हैं। ठीक है, रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, आमने सामने के संबंध यहाँ पर होते हैं। जटिल समाजों की बात करते हैं तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष और औपचारिक संबंध होते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली होते हैं। मैं किसी को दूसरे के थ्रू जानूंगा और हम दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो किस प्रकार का होगा कि हम दोनों सिर्फ काम के सिलसिले में मिलेंगे, हम दोनों का काम होगा, तभी हम एक दूसरे को समझेंगे। यहाँ पर भूमिका और पदों पर आधारित संबंध होते हैं। यानी कि जो जटिल समाज होता है वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश होता है। जब एक दूसरे का काम पड़ता है तभी वो लोग आपस में बात करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। लेकिन सरल समाज होता है यहाँ पर व्यक्तिगत संबंध पाए जाते हैं, हम दोनों एक दूसरे को आमने सामने से जानते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम विभाजन की बात करते हैं तो सामाजिक भूमिकाओं में कम विभाजन, कार्य समानता यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ पर कम विभाजन पाया जाता है। अगर हम जटिल समाज की बात करते हैं यहाँ पर कार्यों में अधिक विभाजन होता है, यानी कि श्रम विभाजन यहाँ पर होता है, इस प्रकार से विभाजन। अगर हम आर्थिक संरचना की बात करते हैं तो आत्मनिर्भरता यहाँ पर होती है, स्थानीय अर्थव्यवस्था सभी क्षेत्रों की होती है। यानी कि अगर कोई गाँव है, अगर सरल समाज में वो आता है तो वो अपने आप में आत्मनिर्भर होगा। उस गांव में जो भी वस्तुएं उत्पादित होगी तो वो इतनी वस्तुएं होंगी जिससे कि गांव के सभी लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाएं, उसको बाहर से कोई चीज़ मंगवानी ना पड़े, तो ये आत्मनिर्भर होते हैं। लेकिन जटिल समाज जो होते हैं वो थोड़े से हम कह सकते हैं लालची टाइप के होते हैं। ठीक है, ग्रीडी टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर बाजार प्रणाली पूरी पाई जाती है, जटिल व्यापार होता है, यहाँ पर वैश्विक अर्थव्यवस्था से इनका रिलेशन होता है और इनकी आवश्यकताएं की जो वस्तुएं होती हैं वो बाहर देशों से निर्यात की जाती हैं। अब हम सरल समाज की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बेसिकली जो गांव वगैरह होते हैं, विलेजेस होते हैं, वो शामिल कर सकते हैं यहाँ पर। और जटिल समाज में जितने भी शहर होते हैं वो शामिल हो सकते हैं। ठीक है, शहर हो गया, नगर हो गया, ये किस में आते हैं, ये हमारे जटिल समाज में आते हैं। अगर हम रिलेशंस की भी बात करते हैं तो गांव में जो लोग होते हैं एक दूसरे को व्यक्तिगत तौर पर डायरेक्टली जानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर शहरों की बात करते हैं, यहाँ पर शहर में जो लोग होते हैं अपने पड़ोसी का नाम तक नहीं जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या जो अप्रत्यक्ष रिलेशन होते हैं वो देखने को मिलते हैं। लोग जो होते हैं डायरेक्टली एक दूसरे को नहीं जानते हैं। शहरों में जो व्यक्ति होते हैं जब काम पड़ता है तब एक दूसरे से कांटेक्ट बनाते हैं, संपर्क करते हैं। ठीक है, तो सरल और जटिल समाज में ये अंतर होता है। औद्योगिकरण से समाज में आए दो बदलाव के बारे में बात करनी है, यानी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था तो समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ा था। तो जब औद्योगिकरण हुआ था उससे नगरीकरण बढ़ा था, यानी कि किसी एक स्थान पर जब उद्योग लगना शुरू हो चुका था तो उसके आसपास क्या हुआ था, यहाँ से पूरे अलग अलग भागों से जनसंख्या रहने आने लगी। तो यहाँ से इस प्रकार से नगरीकरण जो था उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिली थी। ठीक है, फिर यहाँ पर हमें सामाजिक असमानता देखने को मिलती थी। अब जिस व्यक्ति ने उद्योग को लगाया है
तो वो उसमें काम करवाएगा, और काम करवाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों से मजदूर लेकर आएगा, और मजदूरों की जो सैलरी होगी वो बहुत कम होगी, लेकिन जो उत्पादन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो उत्पादन से जो लाभ मिलेगा वो उस व्यक्ति को मिलेगा जो उस उद्योग का मालिक है। ठीक है, तो उनके बीच में जो एक आर्थिक जो विभाजन है वो बढ़ने लगेगा, और यहाँ पर हमें सामाजिक असमानता देखने को मिलेगी। ठीक है, श्रम विभाजन यहाँ पर हो जाता है, यानी कि यहाँ पर अलग अलग व्यक्तियों के जो कार्य होते हैं वो निर्धारित हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति उसका मालिक है तो वो उसको मैनेजमेंट को देखेगा, अगर कोई व्यक्ति उसका मैनेजर है तो वहाँ पे जो श्रमिक वगैरह होते हैं उन पर नियंत्रण रखने का काम करेगा। फिर जो श्रमिक होते हैं वो वहाँ पर उत्पादन के लिए जिम्मेदार होंगे। तो यहाँ पर श्रम विभाजन काफ़ी तीव्र गति से होने लगा था, और यहाँ पर वर्ग विभाजन भी बढ़ने लगा था, यानी कि लोगों की जो योग्यताएँ थी उसके आधार पर विभाजन होने लगा था। उनके पास किस प्रकार के संसाधन हैं, वो कितना कमाते हैं, तो इसके आधार पर जो विभाजन था वो बढ़ने लगा था। अमीर गरीब इनकी जो खाई थी वो बढ़ने लगी थी। तो वर्ग विभाजन तो जो था वो हमें औद्योगिकरण की वजह से देखने को मिलता है अपने समाज के अंदर। ठीक है, ये यहाँ पर चार जो हम कह सकते हैं जो प्रभाव थे वो औद्योगिकरण की वजह से समाज पर पड़े थे। फिर समाजशास्त्र और इतिहास में क्या संबंध है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करनी है। तो इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो अतीत की घटनाओं, समाजों और उनके विकास का अध्ययन करता है, लेकिन अगर हम समाजशास्त्र की बात करते हैं तो वो वर्तमान समाज को समझने की बात करता है, उसकी क्या संरचना होती है, प्रक्रिया होती है, इन संस्थाओं का अध्ययन करता है। अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो अतीत की घटनाओं का दस्तावेजीकरण और उनके प्रभाव को समझता है, यानी कि अतीत की घटनाएं होती हैं उनको दर्ज करने का काम करता है। लेकिन अगर समाजशास्त्र की बात करते हैं, समाज की वर्तमान संरचना को समझता है और सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण करता है। ठीक है, इतिहास में क्या होता है, ऐतिहासिक घटनाओं और उनके कारणों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, अगर कोई युद्ध हुआ है तो उस युद्ध के पीछे क्या कारण रहे हैं। ठीक है, अगर कोई जो सभ्यता थी वो नष्ट हो गई है, वो ऐतिहासिक घटना है, उसके पीछे क्या कारण रहे थे, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, अगर उसका विघटन हुआ है उसके पीछे क्या कारक थे, हड़प्पा सभ्यता थी उसका विघटन हुआ है उसका क्या कारण था। ठीक है, तो ये जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं उनके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, उनके कॉजेज़ क्या होते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं हम इतिहास के अंदर। फिर ऐतिहासिक दस्तावेज, अभिलेख, पुरातात्विक प्रमाणों का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, यानी कि जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनको समझने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम ऐतिहासिक दस्तावेजों का, यानी कि उस टाइम पर जो भी दस्तावेज लिखे गए थे वहाँ के लोगों के द्वारा उनका अध्ययन करते हैं, जो भी चीज़ें हमें खुदाई के दौरान मिली हैं, अभिलेख मिले हैं, इनका उपयोग किया जाता है इतिहास की घटनाओं को समझने के लिए। फिर अतीत के विकास और समाज के बदलाव की व्याख्या यहाँ पर की जाती है कि अतीत में जो विकास था मानव समाज का वो इस प्रकार से हुआ था, और आज जो हमारा वर्तमान समाज है वो यहाँ तक पहुँचा है, तो समाज में किस प्रकार से बदलाव आया उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। वर्तमान समाज को समझने के लिए अतीत की जो घटनाएं होती हैं उनका विश्लेषण किया जाता है। लेकिन अगर हम समाजशास्त्र की बात करते हैं तो अतीत की घटनाओं के प्रभाव से जो वर्तमान समाज है उसकी संरचना को समझा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि हम समाजशास्त्र में जो वर्तमान समाज है उसको समझने के लिए अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और ये बताने की कोशिश करते हैं कि उन जो अतीत की घटनाएं थी वो प्रेजेंट में हमारे समाज पर ये प्रभाव डाल रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं और उनका प्रयोग, यानी कि कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो हम सिर्फ समाजशास्त्र में पढ़ते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमें सिर्फ समाजशास्त्र में देखने को मिलते हैं, और उनका क्या प्रयोग होता है, उपयोग होता है, यूटिलिटी होती है, उसको समझेंगे। ठीक है, अगर हम इसमें पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं, यानी कि सामाजिक समूह क्या होते हैं, सोशल जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो एक सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों के समूह को संदर्भित करता है जो एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनकी एक पहचान होती है, अपनेपन की भावना ये लोग साझा करते हैं, यानी कि उनके पास एक कॉमन आइडेंटिटी होती है, वो एक ही जाति के आते हैं, एक ही धर्म के लोग हैं, एक ही वर्ग में आते हैं, तो वो सामाजिक समूह कहलाता है। ठीक है, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करते हैं, इनके पास समान हित, मानदंड और मूल्य इनके पास होते हैं, यानी कि उनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं कि अगर एक जाति का फ़ायदा हो रहा है तो उस जाति में जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी का फ़ायदा होगा। ठीक है, ये समूह छोटे मैत्री मंडलों से लेकर बड़े संगठनों या फिर समुदायों तक आकार में भिन्न हो सकते हैं, यानी कि इनका जो साइज होता है वो अलग अलग हो सकता है। साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 2-4 लोगों का भी हो सकता है, इसमें 1000 लोग भी आ सकते हैं, एक बड़ा संगठन भी हो सकता है जिसमें हज़ारों लाखों लोग शामिल होते हैं। तो इनका जो साइज होता है वो फिक्स नहीं होता, बहुत सबका अलग अलग होता है। ठीक है, ये जो साइज होता है वो स्थानीय स्तर पर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ये सामाजिक समूह की परिभाषा होती है। अर्ध समूह से आप क्या समझते हैं, तो आपने देखा होगा कि ये जो लोग होते हैं ना यहाँ पर इकट्ठे तो हो रहे हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पर, बाजार में, ये जो लोग होते हैं इकट्ठे तो होते हैं, लेकिन इनके पास कॉमन इंटरेस्ट नहीं होते हैं। कोई अपनी खरीदारी करने के लिए आया है, कोई
रेलवे स्टेशन से अलग अलग जगह पर जाने के लिए इकट्ठे होते हैं। ठीक है, तो इनके कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं होते हैं, उनके पास में कोई भी कॉमन एक आइडेंटिटी नहीं होती है। ठीक है, सबकी अलग पहचान होती है, सबके अलग कर्तव्य होते हैं, सिर्फ लोगों का जमावड़ा होता है। अर्ध समूह क्या होता है? सिर्फ लोगों का जमावड़ा। इनके पास में क्या होता है? किसी भी प्रकार के समान इंटरेस्ट नहीं होते हैं, जो कॉमन इंटरेस्ट होते हैं वो नहीं होते हैं। ये एक समय में एक ही स्थान पर एकत्र होते हैं, यानी कि इकट्ठे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से कोई भी निश्चित इनका संबंध नहीं होता है। यहाँ पर ये जो व्यक्ति खड़ा है वो अपने बगल वाले व्यक्ति को नहीं जानता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके पास में कोई भी एक फिक्स रिलेशन नहीं होता है। इनको समुच्चय भी कहा जाता है, यानी कि अर्ध समूह को ही हम समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर है। फिर इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संदर्भ समूह किसे कहते हैं? संदर्भ समूह यानी कि रेफरेंस ग्रुप क्या होता है? तो कुछ लोगों के लिए हमेशा दूसरे समूह होते हैं जिनको वो अपना आदर्श के मानते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जो आदर्श के रूप में देखे जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो उनका पालन करते हैं। तो जिन लोगों का पालन किया जा रहा है वो संदर्भ समूह कहलाते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हमेशा ही एक दूसरे के समूह होते हैं जिनको वो अपना आदर्श की तरह मानते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। वे समूह जिनकी जीवन शैली का अनुकरण किया जाता है संदर्भ समूह कहलाते हैं। यानी कि जैसे हम पढ़ते हैं संस्कृतिकरण के बारे में, तो यहाँ पर बात की जाती है कि उच्च जातियाँ जो होती हैं ना, तो उनकी जो लाइफस्टाइल होती है उनका अनुकरण किया जाता है निम्न जातियों के द्वारा। ठीक है, यानी कि इनकी जो लाइफस्टाइल होती है, इनका यानी कि ये किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से खाते पीते हैं, उनका अनुकरण इन लोगों के द्वारा किया जाता है, और ये लोग जो होते हैं इनकी नकल करने की कोशिश करते हैं। तो इन लोगों को हम संदर्भ समूह के रूप में देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं। मध्यवर्गीय भारतीय बिल्कुल अंग्रेजों की तरह व्यवहार करने का प्रयत्न करते थे। यानी कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो मध्यम वर्ग का जो तबका था वो अंग्रेजों की तरह बनने की कोशिश करने लगा था। ठीक है, यह प्रक्रिया लिंग भेद पर आधारित थी। भारतीय पुरुष अंग्रेजी पुरुषों की तरह बनना चाहते थे, परंतु वे ये चाहते थे कि भारतीय महिलाएं अपना रहन सहन भारतीय ही रखें। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो भारतीय जो पुरुष थे वो अंग्रेजों की तरह बनना चाहते थे। अंग्रेज किस प्रकार से रहते हैं, शराब पीते हैं, किस प्रकार से सोचते हैं, सब कुछ कॉपी करना चाहते थे। लेकिन ये जो प्रक्रिया थी वो लिंग भेद पर आधारित थी, यानी कि इसमें भी हमें लिंग भेद देखने को मिलता है। जो पुरुष थे वो ये चाहते थे कि हम में तो बदलाव आए, हम अंग्रेजों की तरह तो दिखें, लेकिन जो महिलाएं हैं, जो हमारी स्त्रियां हैं, वो बिल्कुल भारतीय ही रहें, वो उस चीज़ का अनुकरण ना करें। ठीक है, फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है भूमिका से क्या तात्पर्य है? भूमिका क्या होता है कि जो हमारा रोल होता है वो भूमिका कहलाती है। तो एक व्यक्ति द्वारा समाज में निभाई जाने वाली उन जिम्मेदारियों, कर्तव्यों और अपेक्षाओं से है जो उसकी सामाजिक स्थिति के आधार पर निर्धारित होती हैं। यानी कि उसके स्टेटस के आधार पर उसके काम निर्धारित होते हैं, यानी कि वो किस प्रकार की जिम्मेदारियां हैं उसके ऊपर उनको निभाना ही भूमिका कहलाता है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की एक या अधिक सामाजिक भूमिकाएं हो सकती हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पिता है तो उसके पास दो दो भूमिकाएं हो सकती हैं, अपने पिता की भी जिम्मेदारी देखना और अपने पुत्र की भी। ठीक है, तो इन दोनों की जो भूमिकाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। फिर अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, परिस्थिति से आप क्या समझते हैं? परिस्थिति का क्या तात्पर्य होता है? परिस्थिति होती है सामाजिक स्थिति, यानी कि सोशल स्टेटस, और इन स्थितियों से जुड़े निश्चित अधिकार और कर्तव्य होते हैं। यानी कि समाज में हमारी कुछ स्थिति तय होती है, जैसे हम किसी के फादर होते हैं, जैसे हम किसी के पुत्र होते हैं, किसी के हस्बैंड होते हैं, किसी के भाई, किसी के बेटे, तो ये क्या होती है? हमारी सोशल स्टेटस होता है, इसी को परिस्थिति कहा जाता है। और इसी के संदर्भ में हमारे पास कुछ अधिकार और कुछ कर्तव्य जुड़े होते हैं। उस स्थिति में हम इन अधिकारों को प्रयोग कर सकते हैं और हमें उन जिम्मेदारियों को भी निभाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अधिकार और कर्तव्य देखने को मिलते हैं। फिर प्रदत्त स्थिति और जो अर्जित परिस्थिति होती है उसमें क्या अंतर होता है? तो जो परिस्थिति होती है वो दो प्रकार की होती है, प्रदत्त स्थिति और अर्जित स्थिति। प्रदत्त जो हमें नैसर्गिक रूप में मिलती है, नेचुरल रूप में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, वो हमें प्राप्त होती है। अर्जित परिस्थिति क्या होती है? जो हम प्राप्त करते हैं, जो अपनी मेहनत पर, अपनी योग्यता, अपनी शिक्षा के आधार पर हम उसको प्राप्त करते हैं। अगर हम प्रदत्त स्थिति की बात करते हैं तो जन्म से अथवा अनैच्छिक रूप से ग्रहण करते हैं हम इसको, यानी कि हमारे जन्म से निर्धारित होती है, और अगर हमारी इच्छा नहीं भी है तो भी हमें ये प्राप्त होगी। आधार इसका क्या होता है? आयु होती है, जाति, प्रजाति और नातेदारी। ठीक है, अगर आप किसी के भाई हो तो आपके कंट्रोल में नहीं है कि आप उसके भाई नहीं बनना चाहो, वो आपका जन्म से निर्धारित है। अगर आप नहीं भी चाहते हो तो वो आपको ग्रहण करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें हमारी आयु, जाति, प्रजाति, नातेदारी ये सब शामिल होती है। फिर हम अगर अर्जित परिस्थिति की बात करते हैं तो ये हमारी अपनी इच्छा पर, अपनी क्षमता पर, हमारी जो उपलब्धियां होती हैं यानी कि अचीवमेंट्स होती हैं उसके आधार पर, और हमारे अंदर क्या क्या गुण हैं, हमारे चयन, इससे प्रभावित होती हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम चाहते हैं तो हम उस
जो अर्जित परिस्थिति होती है उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो आधार होता है वो शैक्षणिक योग्यता होती है, आय होती है, व्यावसायिक विशेषज्ञता होती है। ठीक है, तो इसके आधार पर जो अर्जित परिस्थिति होती है उसको प्राप्त किया जाता है। ओके, फिर जाति और वर्ग वर्ग में क्या अंतर होता है उसके बारे में बात करनी है। तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था तब हमने इसको अच्छे से समझा था कि जाति और वर्ग में क्या डिफरेंस होता है। जाति की अगर हम बात करते हैं ये जन्म पर आधारित होती है, और वर्ग जो होता है ना सामाजिक परिस्थिति पर आधारित होता है। यानी कि वर्ग जो होता है हमारी स्थिति होती है, समाज में हमारी क्या स्थिति है, अगर हम गरीब हैं, अमीर हैं, शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, तो ये हमारे वर्ग में शामिल होता है। लेकिन जाति जो होती है ना वो हमारी जन्म पर आधारित होती है कि हम किस जाति के अंदर जन्मे हैं। जाति जो होती है एक बंद समूह होता है, यानी कि जाति में एक गोल सर्कल होता है, ना हम इसके बाहर जा सकते हैं ना हम इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, जो वर्ग होता है एक खुली व्यवस्था होती है। जाति जो होता है बिल्कुल ओपन होता है, तो हम इसके बाहर भी जा सकते हैं और इसके अंदर भी आ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर शिक्षित है तो अगर वो ढंग से काम नहीं करेगा, अच्छी तरीके से अध्ययन नहीं करेगा, तो वो अशिक्षित बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अशिक्षित है, अगर वो ढंग से पढ़ लिख लेता है तो वो शिक्षित वर्ग में शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जाति जो होती है वो एक खुली अवस्था होती है। जाति में विवाह, खान पान, इन सब के जो कठोर नियम होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, लेकिन वर्ग में इतनी कठोरता नहीं देखी जाती है। जाति व्यवस्था होती है वो स्थिर संगठन होती है, यहाँ पर हमें स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। लेकिन वर्ग जो होता है ना कम स्थिर होता है, यहाँ पर कम हमें स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। वर्ग में हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं लेकिन जातियों में परिवर्तन नहीं देखने को मिलते हैं। ये प्रजातंत्र व राष्ट्रवाद के प्रतिकूल है। लेकिन अगर हम वर्ग की बात करते हैं, प्रजातंत्र और राष्ट्रवाद में बाधक नहीं बनते हैं, यानी कि ये जो होता है अनुकूल होता है, ये प्रतिकूल होता है। जाति जो होती है ना प्रजातंत्र, लोकतंत्र, राष्ट्रतंत्र इनके लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन जो वर्ग होता है वो प्रजातंत्र, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के लिए अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, तो ये वर्ग और जाति में अंतर होता है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं, उसका क्या अभिप्राय है। तो सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है कि समाज में जो संसाधन होते हैं उनका जो विभाजन होता है अलग अलग स्तरों पर किया जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि समाज में जो जातियां होती हैं उनको अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया जाता है, उनको अलग अलग स्तरों में रख दिया जाता है, उसी को सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। तो समाज में लोगों के बीच में भेद होता है, समाज में ऊंच नीच या छोटे बड़े के आधार पर समाज जो होता है अलग अलग स्तरों में बट जाता है। ठीक है, तो इसी को ही सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। यानी कि समाज में क्या होता है, ऊंच नीच होती है, समाज में हमें भेदभाव देखने को मिलते हैं। समाज में जो लोग होते हैं ना वो पवित्र और अपवित्र के आधार पर बट जाते हैं। कुछ जो होते हैं पवित्र माने जाते हैं तो उसको ऊपर रखा जाता है, और कुछ समाज में लोग होते हैं जिनको अपवित्र माना जाता है उनको नीचे रखा जाता है। अगर हम समाज में जातियों की बात करते हैं, कुछ जातियों को उच्च जाति में रखा जाता है, कुछ जाति को निम्न जाति में, और कुछ मध्यम जाति में शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। सामाजिक नियंत्रण को समझाएं, यानी कि जो सोशल कंट्रोल होता है वो क्या होता है। तो व्यक्तियों और समूह के व्यवहार को नियमित करने के लिए बल प्रयोग से और समाज में व्यवस्था के लिए मूल्यों और प्रतिमानों को लागू करना ही सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। यानी कि लोग जो होते हैं उनके व्यवहार को, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करना ही सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। तो व्यक्तियों और समूह के व्यवहार को नियंत्रित उसको करने के लिए अगर हम बल का प्रयोग करें तो वो सामाजिक नियंत्रण का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, समाज में व्यवस्था के लिए यानी कि जो ऑर्डर होता है उसके लिए मूल्यों और प्रतिमानों को, यानी कि जो कानून होते हैं, जो भी कस्टम्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, उनको स्थापित करना ही सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। फिर आगे बात करते हैं सामाजिक नियंत्रण के प्रकारों की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो उसके बारे में हमें उदाहरण बताना, यानी कि सामाजिक नियंत्रण सोशल कंट्रोल कितने प्रकार का होता है। तो जो सोशल कंट्रोल होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है औपचारिक नियंत्रण, दूसरा होता है अनौपचारिक। औपचारिक जो होता है इसमें हमें नियम कानून देखने को मिलते हैं, इसके माध्यम से किया जाता है। अनौपचारिक में धर्म, शिक्षा, इन सब के माध्यम से हमें जो नियंत्रण होता है वो देखने को मिलता है। इसमें हमें बलपूर्वक ये जो नियंत्रण होता है वो किया जाता है, और यहाँ पर लोगों में जागरूकता फैलाकर, ठीक है, शिक्षा के माध्यम से समाज में नियंत्रण स्थापित किया जाता है। अगर हम औपचारिक नियंत्रण की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें नियंत्रण के संहिताबद्ध व्यवस्थित साधन प्रयोग किए जाते हैं, और यह औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए कानून और राज्य, यानी कि सरकार जो होती है ना कानून को लागू करती है, इसके माध्यम से अलग अलग प्रकार के जो नियम होते हैं उनको संहिताबद्ध करती है, व्यवस्था लेकर आती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये औपचारिक नियंत्रण कहला जाता है, जिसको सरकार के द्वारा कानून के माध्यम से लागू किया जाता है। फिर जो दूसरा तरीका होता है वो होता है अनौपचारिक। अब इसमें क्या होता है, यह व्यक्तिगत, अशासकीय और असंहिताबद्ध होता है, यानी कि इसके कुछ फिक्स नियम नहीं होते हैं, इसको सरकार की तरफ से लागू नहीं किया जाता, और ये व्यक्तिगत समझ पर आधारित होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न माध्यम होते हैं, जैसे परिवार, यानी कि परिवार से ही जो बच्चे वगैरह होते हैं, उनके जो लोग होते हैं, उनको शिक्षा दी जाती है कि हमें समाज में असंतुलन पैदा नहीं करना है, हमें समाज में अच्छे काम करने, बुरे काम नहीं करने। तो परिवार, धर्म,
धर्म, नातेदारी, इनके माध्यम से जो नियंत्रण होता है, सामाजिक नियंत्रण, उसको स्थापित किया जाता है। तो परिवार, धर्म, नातेदारी, ये किसके उदाहरण होते हैं? ये अनौपचारिक नियंत्रण के उदाहरण होते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं भूमिका स्त्रीकरण को उदाहरण सहित समझाएं। भूमिका स्त्रीकरण, भूमिका यानी कि कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, तो जब हम उन जिम्मेदारी को फिक्स कर देते हैं तो वो भूमिका स्त्रीकरण कहलाता है। इसमें व्यक्ति अपनी सामाजिक भूमिका को अच्छे से समझता है और उस भूमिका के अनुसार अपने व्यवहार को ढालता है और समाज के द्वारा उस भूमिका को स्वीकार किया जाता है। यानी कि कोई जो व्यक्ति होता है वो अपनी भूमिका को अच्छी तरीके से समझता है और उस भूमिका को बहुत अच्छी तरीके से निभाता भी है, और फिर समाज जो होता है ना, वो उस भूमिका को फिक्स कर देता है, उसको स्थिर कर देता है। वो समाज जो भूमिका स्त्रीकरण कहलाता है। अब इसमें हमें दो उदाहरण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले शिक्षक की भूमिका होती है, यानी कि समाज में कुछ व्यक्ति होते हैं जो बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, हमारी जो संस्कृति होती है उसको संप्रेषित करने का काम करते हैं। तो समाज के द्वारा शिक्षक के लिए भूमिका निर्धारित कर दी गई है कि शिक्षक यही काम करेगा, बच्चों को अध्ययन करवाएगा, तो उसकी भूमिका निश्चित हो गई है। उसके बाद में समाज में जो व्यक्ति माता पिता बनते हैं तो उनकी जो भूमिका होती है उनको निश्चित कर दिया जाता है कि जो माता पिता होंगे बच्चों का, उनके स्वास्थ्य का देखभाल करेंगे, उनके विकास की बात करेंगे और शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। तो ये माता पिता की भूमिका हो जाती है। ठीक है, तो ये भूमिका स्त्रीकरण कहलाता है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं जाति एक बंद स्तरीकरण है और जबकि वर्ग एक खुला स्तरीकरण है। इस कथन को समझाएं। तो अभी हमने बात की थी कि जाति जो होती है एक बंद व्यवस्था होती है, लेकिन जो वर्ग होता है वो एक खुली व्यवस्था होती है। यानी कि जाति के अंदर जो लोग होते हैं वो नहीं आ सकते हैं और उसके बाहर भी नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो वर्ग होता है उसमें व्यक्ति बाहर भी आ सकते हैं और अंदर भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं जाति का आधार क्या होता है? जन्म के आधार पर होती है, लेकिन वर्ग जो होता है ना, हमारी आर्थिक स्थिति, यानी कि हमारे पास किस प्रकार कितना धन है वो शामिल होता है इसमें। शिक्षा, व्यक्तिगत उपलब्धियां, इन पे हमारा वर्ग आधारित होता है। फिर जाति में अगर हम अवसरों की बात करते हैं तो जाति के अनुसार सीमित होते हैं, यानी कि जो उच्च जाति में लोग शामिल होते हैं उनके लिए ज़्यादा अवसर होते हैं, लेकिन जो निम्न जाति में शामिल होते हैं उनके लिए अवसर होते हैं बहुत कम। ठीक है, वर्ग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर योग्यता, आर्थिक स्थिति, इनके आधार पर हमें अब जो अवसर होते हैं वो उपलब्ध होते हैं। अगर हम यहाँ पर वैवाहिक विवाह और सामाजिक संबंधों की बात करते हैं तो यहाँ पर अंतर्जातीय विवाह पर पाबंदी होती है, लेकिन अगर हम वर्ग की बात करते हैं यहाँ पर अंतर्जातीय विवाह और संबंध यहाँ पर सामान्य होते हैं। परिवर्तन की संभावना की बात करते हैं तो जन्म के आधार पर स्थायी होते हैं, परिवर्तन यहाँ पर संभव नहीं होता है। यानी कि जाति के जो नियम होते हैं उसमें परिवर्तन नहीं आ सकता है, लेकिन वर्ग में शिक्षा, मेहनत, योग्यता, इनसे बदलाव संभव हो जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति होता है अगर वो अपना वर्ग परिवर्तन करना चाहता है तो वो आसानी से कर सकता है, लेकिन वही व्यक्ति अगर अपनी जाति को बदलना चाह रहा है वो जाति को बदल नहीं सकता है। फिर संसाधनों के अगर हम वितरण की बात करते हैं, यहाँ पर उच्च जाति को अधिक संसाधन और अवसर मिलते हैं, निम्न जातियों को कम मिलते हैं। लेकिन अगर हम वर्ग में बात करते हैं तो विभिन्न वर्गों के बीच संसाधन और अवसरों का वितरण होता है। ठीक है, यानी कि समाज में जो वर्ग होते हैं उनकी स्थिति के आधार पर जो हैं उनके बीच में उनका आवंटन होता है। तो ये वर्ग और जाति में अंतर होते हैं। और ये बात करते हैं जाति जो होती है एक बंद स्तरीकरण होता है और वर्ग जो होता है एक खुला स्तरीकरण होता है। ठीक है, फिर अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द्वैतिक समूह क्या है? द्वैतिक समूह की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो द्वैतिक समूह क्या होते हैं? जैसे हमने जटिल समाज को समझा था, उसमें व्यक्तियों के बीच में अप्रत्यक्ष और अव्यक्तिगत संबंध होते हैं, उसी प्रकार से द्वैतिक समूह में भी होता है। इन समूहों का गठन किसी विशेष उद्देश्य या फिर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होता है और इसमें आपसी संबंध आमतौर पर औपचारिक और लक्ष्य उन्मुख होते हैं। यानी कि काम के सिलसिले में ही ये इनके बीच में हमें रिलेशन देखने को मिलता है जो किसी एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। ओके, ये द्वैतिक समूह होते हैं। फिर अगर हम इसके विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो अब जो आकार होता है अपेक्षाकृत इनका बड़ा होता है, यानी कि इनका जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। इसमें जो लोग होते हैं वो बड़ी मात्रा में शामिल होते हैं। जो लक्ष्य होता है इनका समान होता है, यानी कि जो भी व्यक्ति लाखों की संख्या में उस वर्ग में जुड़े हैं, आकर द्वैतिक समूह में जुड़े हैं, तो उनके जो लक्ष्य होंगे वो बिल्कुल कॉमन होंगे। कोई सामाजिक आंदोलन के रूप में उनको लाना चाहता होगा, कोई सामाजिक परिवर्तन के रूप में उनको स्थापित करना चाहता है। ठीक है, तो ये द्वैतिक समूह कहलाते हैं। यहाँ पर जो संबंध होते हैं वो औपचारिक और अव्यक्तिगत संबंध होते हैं, यानी कि जो समूह में व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते हैं और इनके बीच में जो सिर्फ काम के सिलसिले में ही बातचीत होती है। इसमें विद्यालय, सरकारी कार्यालय, अस्पताल, छात्र संघ, ये सब शामिल होते हैं। ये द्वैतिक जो समूह है उसका एग्जाम्पल है। अगर हम स्कूलों में बात करते हैं तो स्कूलों में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो हर बच्चा एक दूसरे को नहीं जानता। ठीक है, इसी तरीके से सरकारी कार्यालय होता है, यहाँ पर भी जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो ये क्या है? ये द्वैतिक समूह होते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है जाति आधारित स्तरीकरण से क्या अभिप्राय है, यानी कि जाति के आधार पर जो समाज में विभाजन होता है वो क्या होता है। तो व्यक्ति की स्थिति जन्म द्वारा निर्धारित होती है,
जाति आधारित स्तरीकरण में विभिन्न जातियां सामाजिक श्रेष्ठता का अधिक्रम बनाती हैं। यानी कि बहुत सारी ऐसी जातियां होती हैं जो समाज में श्रेष्ठ रहने का अपना दावा प्रस्तुत करती हैं, ठीक है। और ये कहते हैं कि हमसे जो नीची जातियां हैं वो निचले स्तर क्रम में आती हैं और वो अच्छी जाति नहीं है, अपवित्र जाति हैं। जाति संरचना में प्रत्येक स्थान दूसरों के संबंध में इसकी शुद्धता या अपवित्रता के द्वारा परिभाषित होता है, ठीक है। यानी कि जाति संरचना में कौन सी जाति ऊपर आएगी, कौन सी जाति नीचे आएगी, तो उसकी जो परिभाषा होगी वो किसके आधार पर डिसाइड होती है, वो पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर होगी। यानी कि कौन सी जाति पवित्र है तो उसको उच्च स्थान पर रखा जाएगा, और कोई जाति अगर अपवित्र है तो उसको नीचे रखा जाएगा। तो इसके आधार पर इसका निर्धारण होता है। पुरोहित जाति ब्राह्मण जो कि सबसे अधिक पवित्र हैं, सब उनकी श्रेष्ठता सबसे अधिक आती है, ठीक है, सबसे श्रेष्ठ है। और पंचम जिनको कई बार बाह्य जाति अछूत भी कहा गया है, वो सबसे निम्न माने जाते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम वर्ग व्यवस्था को समझते हैं तो वहाँ पर वर्ण व्यवस्था को समझते हैं तो वहाँ पर हमें 4 वर्ण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। और समाज के एक बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं जनसंख्या का समुदाय है जो इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है, जिनको पंचम वर्ग अछूत बाह्य जाति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो उनको सबसे निम्न स्तर में रखा जाता है, और जो पुरोहित ब्राह्मण वगैरह होते हैं ना उनको सबसे ऊपर रखा जाता है, ठीक है। तो ये जाति स्तरीकरण का एक उदाहरण हो गया। परंपरागत व्यवस्था को सामान्यतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, इन 4 वर्गों के रूप में विभाजित किया जाता है, संकल्पित किया जाता है। यानी कि समाज का जो विभाजन होता है 4 वर्णों में कर दिया जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। बाकी एक 5वां वर्ग भी होता है, वर्ण भी होता है, जिसको अछूत भी कहा जाता है, जिसको बाह्य जाति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर अगर हम अगले क्वेश्चन की अगला जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सामाजिक संस्थाओं को समझना। अब इसमें हम समाज में अलग अलग प्रकार की जो संस्थाएं हैं, जैसे शिक्षा होगी, धर्म होगी, जाति है, वर्ग है, इनके बारे में समझेंगे। अगर हम 3rd चैप्टर से पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो है सामाजिक संस्था से आप क्या समझते हैं। यानी कि जो सामाजिक संस्था, सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बारे में बात करनी है। तो समाज में स्थापित एक व्यवस्थित और संगठित व्यवस्था जो मानव के सामूहिक जीवन और गतिविधियों को नियंत्रित करती है वो सामाजिक संस्था कहलाती है। कहने का मतलब क्या है कि मानव जो है उसके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए समाज में जो संस्थाएं होती हैं उनको सामाजिक संस्थाएं कहा जाता है, जो मानव में एक व्यवस्थित तरीके से और संगठित तरीके से उसके सामूहिक जीवन को नियंत्रित करने का काम करती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं जाति हो जाती है, वो भी एक सामाजिक संस्था होती है जो एक समूह को, एक पर्टिकुलर जो ग्रुप होता है उसके व्यवहार को नियंत्रित करती है कि जाति में कठोर नियम होते हैं, कोई इसके साथ खाना नहीं खा सकता है, अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकता है। तो ये क्या है, ये कुछ नियम निर्धारित होते हैं और इसी से मानव जो होते हैं उनके समूह को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। यह संस्थाएं समाज के महत्वपूर्ण कार्यों और जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं और इनका उद्देश्य लोगों के व्यवहार और आपसी संबंधों को एक नियत ढांचे में बांधना होता है। यानी कि जो लोग होते हैं उनको एक व्यवहार में ढालने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे लोग एक अच्छी तरीके से समाज में अपना योगदान दें तो शिक्षा लेकर आएगी, शिक्षा में कुछ उद्देश्य डालेगी कि समाज का विकास करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रहेगा। तो शिक्षा भी एक सामाजिक संस्था के रूप में उभर कर आई थी और महत्वपूर्ण कार्य को किया जाता है, जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई जाती है इनका, ठीक है। तो ये सामाजिक संस्थाओं के बारे में बात होगी। अगर हम सामाजिक संस्थाओं के प्रकार की बात करते हैं तो 2 प्रकार की संस्थाएं आती हैं। पहली है औपचारिक और दूसरी है अनौपचारिक। औपचारिक वे होती हैं जो सरकार के माध्यम से लागू की जाती हैं, जैसे कानून हो गया या फिर शिक्षा, ठीक है। तो ये जो 2 होती हैं औपचारिक संस्थाएं होती हैं। बाकी अनौपचारिक में परिवार, धर्म, यानी कि अनौपचारिक संस्थाएं भी होती हैं जिन पर सरकार का कोई भी सरोकार नहीं होता, सरकार से संबंधित नहीं होती। जैसे परिवार होता है, परिवार का साइज होता है, परिवार की जो व्यवस्था होती है वो सरकार से संबंधित नहीं है। इसी प्रकार से धर्म में जो भी कानून होते हैं वो सरकार से संबंधित नहीं होते हैं, इसीलिए वो अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक संस्था के रूप में हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो कानून होते हैं वो सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, उनको लागू किया जाता है, कानून को सरकार के द्वारा नष्ट किया जाता है, तो वो औपचारिक संस्थाओं में आएगा। इसी तरीके से शिक्षा जो होती है, शिक्षा भी सरकार से सरोकार रखती है, उससे मतलब रखती है, इसीलिए शिक्षा एक औपचारिक सामाजिक संस्था के रूप में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अभी हम एक एक करके बात करेंगे परिवार, धर्म, शिक्षा पर, इन सब के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं परिवार। परिवार से क्या तात्पर्य है, तो परिवार एक नैसर्गिक सामाजिक संस्था है, यानी कि एक नेचुरल सामाजिक संस्था, इंस्टीट्यूशन है जिसमें माता पिता बच्चे ये शामिल होते हैं, जो एक नेचुरल यानी कि प्रकृति की तरफ से बनाई जाती है। परिवार अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है जो समाज की बुनियादी आवश्यकताएं पूरा करते हैं। समाज का महत्वपूर्ण काम क्या होता है कि जो भी बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, समाज में, समाज का जो हिस्सा बन रहे हैं, उन तक अच्छे जो वैल्यूज़ होते हैं, कल्चर होते हैं, उनकी जो संस्कृति होती है उसको
बताना, उनको समझाना, ठीक है। उनका एक जो अच्छा आचरण होता है उनमें डालना, हमारी जो संस्कृति होती है, संस्कृति के जो नियम होते हैं बच्चों में संप्रेषित करना, ये इसका महत्वपूर्ण काम होता है। और सामाजिक व्यवस्था को स्थायी बनाने में सहायता करते हैं। अब अगर परिवार बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं तो स्वतः ही जो समाज की जो संरचना है, समाज की जो व्यवस्था है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। सामाजिक जो व्यवस्था है वो भी स्थायी बनी रहेगी, ठीक है। तो ये परिवार का महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। अगर हम परिवार के विभाजन की बात करते हैं, यानी कि परिवार के कितने प्रकार होते हैं, तो उनके अलग अलग आधार होते हैं। सबसे पहले आवास या फिर स्थान के आधार पर, यानी कि परिवार में वर वधू, तो जब इनकी शादी होती है उनके आधार पर वर किसके साथ रहता है, वधू किसके साथ रहती है, तो उसके आधार पर विभाजन होता है। दूसरा होता है अधिकार और प्रभाव के आधार पर, यानी कि घर में पिता की चलेगी या माता की चलेगी, तो इसके आधार पर विभाजन होता है। और तीसरा होता है वंश के आधार पर, यानी कि परिवार में जो भी संपत्ति है, जमीन है, जायदाद है, पैसा है, संसाधन, उस पर किसका अधिकार होगा, तो इसके आधार पर। अगर हम आवास और स्थान के आधार पर बात करते हैं तो मातृस्थानिक और पितृस्थानिक परिवार होते हैं। मातृस्थानिक वो होते हैं जिसमें वर जो होता है वधू के माता पिता के साथ में रहता है, वो मातृस्थानिक होता है। पितृस्थानिक में जो वधू होती है वर के माता पिता के साथ में रहती है, वो पितृस्थानिक होता है। फिर अगर हम अधिकार और प्रभाव के बारे में बात करते हैं तो मातृतंत्रात्मक, यानी कि जिस परिवार में माता की सत्ता होती है, माता के पास ज़्यादा अधिकार होते हैं, ठीक है, वो मुखिया होती है, उसको मातृतंत्रात्मक कहा जाता है। और पितृतंत्रात्मक में जो पिता होता है वो घर का मुखिया होता है, यानी कि पिता के पास सारे अधिकार होते हैं, उसका प्रभाव होता है, वो पितृतंत्रात्मक होता है। फिर अगर हम वंश के आधार पर बात करते हैं तो यहाँ पर मातृवंशीय, यानी कि जो जमीन जायदाद है वो माता से पुत्री और उसके बाद में उसकी पुत्री के पास जाएगी। लेकिन अगर हम पितृवंश की बात करते हैं तो यहाँ पर जायदाद जो है पिता के पास है, उसके बाद में उसके पुत्र के पास, उसके बाद में उसके पुत्र के पास जाएगी। तो ये परिवार का विभाजन होता है, ओके। फिर उसके बाद हम बात करते हैं विवाह से क्या तात्पर्य है। तो विवाह जो है दो व्यक्तियों के बीच एक सामाजिक और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त मिलन है, यानी कि जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो समाज उसको मान्यता देता है और कानून उसको मान्यता देता है, वो विवाह कहलाता है, जिसमें आमतौर पर आपसी अधिकार और दायित्व शामिल होते हैं, ठीक है। एक दूसरे के दायित्व शामिल होते हैं तो एक दूसरे के अधिकार इसमें शामिल होते हैं। अगर पुरुष महिला की शादी हो रही है तो उनके जो कुछ अधिकार होते हैं वो उनको दिए जाएंगे। उन दोनों को एक साथ रहने के लिए कुछ जो दायित्व होंगे, उनकी जो भूमिकाएं होंगी वो निर्धारित की जाएंगी। तो ये विवाह से तात्पर्य होता है। अगर हम विवाह के प्रकारों की बात करते हैं तो साथी की जो संख्या होती है उसके आधार पर विवाह दो प्रकार के होते हैं। विवाह का जो स्वरूप होता है दो प्रकार का होता है। यहाँ पर हमें एक विवाह देखने को मिलता है और बहुविवाह देखने को मिलता है। अब हम अगर एक विवाह की बात करते हैं, बहुविवाह की बात करते हैं, तो इनके अंदर भी हमें कुछ प्रकार देखने को मिलते हैं। अगर हम एक विवाह की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एक पति प्रथा देखने को मिलती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक स्त्री होती है, उसका सिर्फ एक पति होता है, जो पर्टिकुलर हमारे आज के समाज में चलता आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक पत्नी प्रथा की बात करते हैं तो यहाँ पर एक पुरुष होता है, उसकी सिर्फ एक ही पत्नी होती है, ठीक है। अगर बहुविवाह की हम बात करते हैं, यहाँ पर एक जो स्त्री होती है उसके कई सारे पति होते हैं, तो इसको बहुपति प्रथा कहा जाता है, बहुपति विवाह कहा जाता है। अगर एक पुरुष है उसकी एक से अधिक पत्नियां हैं तो उसको बहुपत्नी विवाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये एक विवाह और बहुविवाह के बीच में डिफरेंस होता है। अगर हम नियमों के आधार पर बात करते हैं तो यहाँ पर हमें दो प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है अंतर्विवाह, यानी कि जो व्यक्ति अगर किसी समुदाय का सदस्य है, अगर वो उसी के भीतर शादी कर रहा है, विवाह कर रहा है, तो वो अंतर्विवाह कहलाता है। बहिर्विवाह की अगर हम बात करते हैं, अगर कोई सदस्य अगर अपने समूह के बाहर, अपनी जाति के बाहर विवाह करता है तो उसको बहिर्विवाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अगर हम अंतर्विवाह की बात करते हैं, व्यक्ति उसी सांस्कृतिक समुदाय में विवाह करता है जिसका वह पहले से ही सदस्य है, ठीक है, यानी कि अपने समूह के भीतर ही विवाह करना ही अंतर्विवाह कहलाता है। फिर उसके बाद में अगर हम बहिर्विवाह की बात करते हैं, व्यक्ति अपने समूह से बाहर विवाह करता है, ठीक है। तो ये अंतर्विवाह और बहिर्विवाह के बारे में बात होगी। फिर उसके बाद में जनगणनाओं से ये स्पष्ट होता है कि परिवार जो होते हैं लिंगवादी होते हैं। ये स्पष्ट करना है कि किस आधार पर हम कह सकते हैं परिवार लिंगवादी होते हैं, तो उसी के बारे में बात करनी है। आधुनिक समाज में यह प्रचलित है कि लड़का वृद्धावस्था में अभिभावकों की मदद करेगा तथा लड़की विवाह करके दूसरे के घर चली जाएगी, इसलिए लड़की को पराया धन कहा जाता है। लड़का जो होता है हमारे पितृसत्तात्मक समाज में, जो लड़का होता है वृद्धावस्था में माता पिता की सेवा करता है, वो उन्हीं के साथ में रहता है। लेकिन जो लड़की होती है वो शादी करके विवाह के बाद में दूसरे घर चली जाती है। तो इसीलिए जो लड़का होता है उस पर ज़्यादा धन खर्च किया जाता है, लड़कियों पर कम किया जाता है, ठीक है। और इसी की वजह से, इसी सोच की वजह से कि लड़की पराया धन है, उसकी
जो भ्रूण में ही हत्या है वो कर दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो लिंग अनुपात होता है उसमें कमी देखने को मिलती है। एक ये भी रीज़न हो जाता है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं परिवार जो होते हैं वो लिंगवादी होते हैं। इसके अन्य कारक भी हैं, जिसमें शिक्षा में लैंगिक भेदभाव होता है, यानी कि जो लड़कियों की शिक्षा होती है उस पर कम पैसा खर्च किया जाता है, उनको कम क्वालिटी की एजुकेशन दी जाती है। लेकिन जो लड़के होते हैं उन पे उनकी शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जाता है, उनको महंगे स्कूलों में भेजा जाता है। स्वास्थ्य देखभाल में असमानता होती है, यानी कि लड़कियों की जो स्वास्थ्य होता है, लड़कियों का जो स्वास्थ्य होता है उसकी उपेक्षा की जाती है, लड़कों के स्वास्थ्य पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आर्थिक निर्भरता की बात करते हैं तो लड़कियों को बाहर काम करना अलाउ नहीं होता है। ठीक है, कई सारे ऐसे घर होते हैं जिसमें लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है, तो उनको आर्थिक निर्भरता अपने परिवार पर रहती है। लेकिन लड़के होते हैं उनको जॉब वगैरह की परमिशन होती है, वो करते हैं। ठीक है, आमतौर पर वही करते हैं और उसी से घर वगैरह चलता है, तो वो जो आर्थिक रूप होता है उससे अपने आप में आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है, तो आर्थिक निर्भरता उन लड़कों में बहुत कम होती है। परिवारों में भूमिका निर्धारण होता है, यानी कि कार्य जो होते हैं उनको निर्धारित कर दिया जाता है कि लड़की जो है वो अपने घर का ही काम करेगी, लड़का जो होगा वो घर से बाहर जितने भी काम होते हैं उनको करता है। फिर संपत्ति के अधिकार होते हैं, लड़कों को मिलते हैं। लड़कियां जो होती हैं विवाह करके दूसरे के घर चली जाती हैं और उनको संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो कारक होते हैं ये बताते हैं कि हमारा जो परिवार होता है आधुनिक समाज में वो लिंगवादी होता है। फिर परिवार के स्वरूप में आ रहे परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए, यानी कि परिवार की जो संरचना है उसमें किस प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं उनके बारे में बात करनी है। तो संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर झुकाव आ रहा है, यानी कि अब जो ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं वो एकल परिवार होते हैं। एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे ही शामिल होते हैं। ठीक है, संयुक्त परिवार में माता पिता दादा दादी इन सब के जो चाचा चाची और कई तरह के जो रिश्तेदार होते हैं वो इस परिवार में शामिल होते हैं। तो अब जो संयुक्त परिवार है वो खत्म हो रहे हैं और एकल परिवार है उनका प्रचलन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये एक पहला हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। दूसरे अगर परिवर्तनों की बात करते हैं तो महिलाओं की जो भूमिका उसमें भी परिवर्तन आ रहा है। महिलाएं जो है घर के कार्यों के साथ साथ में अन्य जो कार्य होते हैं उसमें भी अपनी भूमिका निभा रही हैं, वो भी कार्य कर रही हैं। विवाह और सहजीवन में बदलाव आ रहे हैं, यानी कि विवाह के जो नियम होते हैं, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहिर्विवाह को करते हैं। ठीक है, लव मैरिज वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें शामिल हो जाएगा। बच्चों की संख्या में कमी, यानी कि जो जो विवाहित पुरुष हैं महिलाएं हैं वो कम बच्चों को प्रायोरिटी देती हैं। ठीक है, वरीयता देते हैं। लिंग समानता की दिशा में प्रगति हो रही है, यानी कि महिलाओं और पुरुषों के कार्यों के बीच में जो विभाजन पहले चलता आ रहा था वो आधुनिक समाज में कम होता जा रहा है। फिर गैर पारंपरिक परिवारों का उदय हो रहा है, यानी कि ऐसे परिवार आ रहे हैं जिसका कॉन्सेप्ट आज के टाइम पर ही चलता आ रहा है। जैसे आपने LGBTQ के नाम बारे में सुना होगा, तो इसमें क्या होता है कई सारे ऐसे परिवार होते हैं जो पारंपरिक नहीं है, जिनका कॉन्सेप्ट आज के टाइम पर आया है, तो ये परिवार के स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है। फिर नागरिकता के अधिकारों में नागरिक राजनीतिक और जो सामाजिक अधिकार हैं वो शामिल होते हैं। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। नागरिकता का मतलब क्या होता है? किसी देश की सदस्यता को ग्रहण करना, वो सिटीजनशिप नागरिकता कहलाती है। अब हमने किसी देश की नागरिकता को ग्रहण किया है तो उससे संबंधित जो अधिकार होते हैं वो भी हमें प्राप्त होते हैं, तो वही नागरिकता के अधिकार कहलाते हैं। तो नागरिकता केवल किसी देश का नागरिक होने की स्थिति नहीं है, बल्कि इसके साथ नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं जो उन्हें एक स्वतंत्र और सम्मानित जीवन जीने में सक्षम बनाते हैं, यानी कि उनको इंडिपेंडेंट बनाने का काम करते हैं और वो अपना विकास अच्छी तरीके से कर सकें उसके लिए कैपेबल बनाते हैं। तो ये अधिकारों में शामिल होते हैं। अगर हम अधिकारों की बात करते हैं, 3 कैटेगरी में हम उनको डाल सकते हैं। सबसे पहले आते हैं नागरिक अधिकार, इसमें रहने की जगह चुनने का अधिकार, यानी कि नागरिक जो व्यक्ति होता है उसके जीवन से संबंधित जो भी फैसले होते हैं वो स्वयं ले सके, उसको इतने अधिकार प्राप्त होते हैं। रहने की जगह चुनने का अधिकार, ठीक है, भाषण और धर्म की स्वतंत्रता इसको प्राप्त होती है। संपत्ति का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, न्याय का अधिकार, ये सभी नागरिक अधिकारों में शामिल होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम राजनीतिक अधिकारों की बात करते हैं, यहाँ पर चुनाव में भाग लेने का अधिकार और सार्वजनिक जो पद होते हैं, यानी कि सरकारी नौकरी जो होती है उनके लिए खड़े होने का, उनको ग्रहण करने का अधिकार इसमें शामिल होता है। फिर यहाँ पर अगर हम सामाजिक अधिकार की बात करते हैं तो यहाँ पर व्यक्ति को कुछ न्यूनतम स्तर तक आर्थिक कल्याण और सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो उसका अधिकार इनको प्राप्त होता है। जैसे आपने सुना होगा मनरेगा के बारे में, तो यहाँ पर व्यक्ति को वर्ष में कम से कम 100 दिन का जो रोजगार होता है वो सरकार की तरफ से गारंटी दिया जाता है। तो यहाँ से व्यक्ति को ये सुरक्षा प्रदान की जाती है कि वो अपना उसके पास में आर्थिक अवसर होते हैं। ठीक है, तो ये व्यक्ति का सामाजिक अधिकार आता है उसमें। फिर उसके बाद हम बात करते हैं राज्य की संकल्पना स्पष्ट कीजिए, यानी कि राज्य क्या होता है उसके बारे में बात करनी है। तो राज्य एक ऐसी इकाई होती है जिसका एक जो क्षेत्र होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, पर्टिकुलर उसकी एक बाउंड्री होती है और उस निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या रहती है, यानी कि वहाँ पर लोग रहते हैं। लोगों का जो नियंत्रण होता है, ठीक है, जो समाज है, जो राज्य है, उसका नियंत्रण सरकार के माध्यम से किया जाता है और सरकार एक संप्रभु सरकार होती है, यानी कि बाहरी दबाव से मुक्त होती है।
आपने संप्रभुता के बारे में पढ़ा हुआ अपनी पॉलिटिकल साइंस में। तो संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें सरकार बाहरी दबावों से मुक्त रहती है, तो वो संप्रभुता कहलाती है, सोवरेनिटी कहलाती है। तो एक निश्चित क्षेत्र पर जनसंख्या रहती है जिस पर सरकार शासन करती है, जो एक संप्रभु होती है वही राज्य कहलाती है। ठीक है, तो ये एक ऐसी इकाई होती है। फिर उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षा सामाजिकरण सामाजिक स्तरीकरण के मुख्य अधिकर्ता के रूप में कार्य करती है, यानी कि जो शिक्षा होती है वो सामाजिक स्तरीकरण के मेन एजेंट के रूप में काम करती है, वो सामाजिक स्तरीकरण को बढ़ावा देती है। जो व्यक्ति ज़्यादा शिक्षित होता है, जो स्कॉलर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, तो उनको ऊपर रखा जाता है सामाजिक स्तरीकरण में। ठीक है, और जो व्यक्ति कम पढ़े लिखे होते हैं, जो शिक्षित नहीं होते हैं, उनको सामाजिक स्तरीकरण में बिल्कुल निम्न स्तर पर रखा जाता है। तो शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने की औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की संस्थाएं शामिल होती हैं। ठीक है, यानी कि शिक्षा क्या है, सीखने की प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। इसमें व्यक्ति औपचारिक तरीके से भी सीखता है, यानी कि एक अन्य संस्था में जाकर उसके जो नियम होते हैं उनका पालन करता है, वो औपचारिक संस्था में आएगा। और अगर व्यक्ति अपने व्यवहार से, अपने आसपास से, सोसाइटी से सीख रहा है, अन्य जो कठोर नियम होते हैं उसके अभाव में, तो वो अनौपचारिक संस्था कहलाती है। आर्थिक अवसरों का निर्धारण शिक्षा के माध्यम से ही होता है, यानी कि व्यक्ति को अपनी जो जीवन की कमाई वगैरह करने का जो जरिया होता है, उसके जो अवसर होते हैं वो शिक्षा के माध्यम से ही आते हैं। अगर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित है तो उसका जो मानसिक जो सोचने का जो तरीका है वो अच्छा होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक अवसरों को खोज पाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं आर्थिक जो अवसर होते हैं उसकी जो खोज होती है वो हमें शिक्षा से ही प्राप्त होती है। श्रम का आर्थिक विभाजन बढ़ रहा है और घर से कार्य करने का विभाजन हो रहा है। विशिष्ट शिक्षा और दक्षता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, यानी कि स्किल की बात करते हैं तो आज के टाइम पर श्रम विभाजन बढ़ रहा है और यहाँ पर एक जो व्यक्ति होता है वो पर्टिकुलर किसी एक स्किल में बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है और वो उन्हीं कामों को करता है। अगर वो उसमें स्किल हो जाता है तो उसके जो जीवन यापन है, आर्थिक अवसर हैं, वो अच्छे प्राप्त हो जाएंगे। तो शिक्षा के माध्यम से भी यहाँ पर वो कमाई अच्छी कर सकता है। इसके बाद में अगर हम शैक्षणिक संस्थानों की बात करते हैं तो यहाँ पर वर्ग और जाति का प्रभाव रहता है, यानी कि गरीब और अमीर के जो स्कूल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो निर्धारित होते हैं और स्कूल्स वगैरह में भी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, संस्थाएं होते हैं, वहाँ पर जाति का प्रभाव रहता है। शिक्षा के माध्यम से वर्ग में परिवर्तन हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति अशिक्षित है, उसके पास शिक्षा नहीं है, तो वो क्या करेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा और वर्ग में परिवर्तन करेगा। वो फिर निम्न वर्ग से अपर वर्ग में या फिर उच्च वर्ग में जा सकता है आसानी से। फिर अगला क्वेश्चन है, धर्म समाज में महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बात करनी है। तो धर्म जो है एक समाजशास्त्र की संस्था है, यानी कि समाज की एक संस्था है। इसमें क्या होता है, साझा मान्यताएं होती हैं, प्रथाएं होती हैं, नैतिक मार्गदर्शन होता है, सामाजिक नियंत्रण और जो सांस्कृतिक संचरण होता है वो इसमें किया जाता है और यहाँ पर सामंजस्य को बढ़ावा दिया जाता है। बेसिकली धर्म क्या है, धर्म एक संस्था के रूप में काम करता है। यहाँ पर हमें नैतिक मार्गदर्शन, साझी मान्यताएं, ठीक है, प्रथाएं, ये सब देखने को मिलती हैं जो समाज में सामंजस्यता को बढ़ावा देती हैं, तो ये धर्म कहलाता है। फिर अगर हम धर्म की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, उसके महत्व के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें नैतिक और आचरिक जो मार्गदर्शन है वो धर्म प्रदान करता है, कि नैतिकता के बारे में बात करता है और जो व्यक्ति है उसका व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए, आचरण व्यक्ति का किस प्रकार से होना चाहिए, तो वो धर्म बताता है। फिर उसके बाद में सामाजिक एकता और सामूहिक पहचान जो होता है उसको बढ़ावा देता है धर्म। तो धर्म जो होता है ना, एक लोगों का समूह होता है जिसके पास सामूहिक पहचान होती है और वो सभी एकजुट रहते हैं, तो इसी से हमारा जो समाज होता है उसमें एकता की भावना आती है। सांस्कृतिक संरक्षण होता है, धर्म जो होता है अलग अलग प्रकार की जो संस्कृतियाँ होती हैं उनको संरक्षण प्रदान करता है। सामाजिक नियंत्रण को भी बढ़ावा मिलता है, कि जो कुछ ऐसे धर्म होते हैं जो हिंसा का विरोध करते हैं, चोरी को पाप बताते हैं, ठीक है, इस तरीके के जो लालच होता है उसको बुरी बात बताते हैं, तो इस तरीके से सामाजिक नियंत्रण होता है, यानी कि समाज में जो व्यक्ति होते हैं उसके व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। फिर मानवता और सेवा की भावना को बढ़ावा दिया जाता है, कि जो धर्म होते हैं वही कहते हैं कि हमेशा दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए और मनुष्य के जीवन का भी लक्ष्य यही होता है कि हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के कार्यों के लिए समर्पित कर सकें। तो यहाँ से मानवता और सेवा की भावना भी हमें देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में शक्ति का उपयोग सत्ता के माध्यम से किया जाता है, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो हमें यहाँ पर तीन चीज़ें समझनी है, सबसे पहले शक्ति, दूसरा है वैद्य और तीसरी है सत्ता। फिर अगर हम शक्ति की बात करते हैं तो शक्ति एक ऐसी क्षमता होती है, एक ऐसी योग्यता होती है जिसमें हम दूसरों के विरोध के बावजूद भी अपनी इच्छा को उस पर थोप सकते हैं। जैसे आपके जो पेरेंट्स होते हैं, अगर आप किसी चीज़ का विरोध करते हो तो वो भी अपनी जो इच्छा होती है, पेरेंट्स की जो इच्छा होती है, वो आपके ऊपर थोप सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। तो व्यक्तियों या फिर समूह द्वारा दूसरों के विरोध करने के बावजूद अपनी इच्छा पूरी करने की जो योग्यता होती है उसको शक्ति कहा जाता है। जैसे माता पिता का एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया। फिर वैद्य क्या होता है, जो समाज द्वारा स्वीकृत होता है, यानी कि समाज जिसको एक्सेप्ट कर लेता है वो वैद्य हो जाता है और समाज जिसको नकार देता है वो अवैध हो जाता है। अगर हम वैद्य चीज़ों का पालन करते हैं, वैद्य जो नियम है, वैद्य कानून है, उनका पालन करते हैं तो
समाज जो है हमें प्रोत्साहित करता है। अगर हम अवैध चीज़ों का जो उपयोग है वो करते हैं, अवैध जो नियम है उनका पालन करते हैं, तो समाज के द्वारा हमें कठोर दंड दिया जाता है। उसके बाद अगर हम सत्ता की बात करते हैं तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते हैं। शक्ति का वह रूप जो वैध होता है, यानी कि एक ऐसी इच्छा जो हम दूसरों पर थोपते हैं, जो समाज के द्वारा अच्छी मानी जाती है, उस जिसको सही माना जाता है, न्यायपूर्ण माना जाता है, वही सत्ता कहलाती है। ठीक है, सत्ता क्या होती है कि कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो दूसरों पर थोपी जाती हैं, जिसको समाज सही मानता है, वो सत्ता कहलाती हैं। ओके, आगे अगले अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य के प्रति दो दृष्टिकोणों की व्याख्या कीजिए, यानी कि राज्य के प्रति दो नजरिए कौन कौन से होते हैं। तो दो नजरिए होते हैं। सबसे पहले आता है प्रकार्यवादी दृष्टिकोण, दूसरा होता है संघर्षवादी दृष्टिकोण। प्रकार्यवादी में ये कहा जाता है कि समाज के जितने भी वर्ग होते हैं उनके हितों की रक्षा करता है राज्य। तो इसमें राज्य को समाज के सभी अनुभागों के हितों के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है, और ये देखा जाता है कि राज्य जो है जितने भी वर्ग हैं, जितने भी अनुभाग हैं, सबके हितों की बात करता है। ठीक है, सबके लिए नीतियां बनाता है, सबका विकास करने के उनको अवसर देता है। फिर उसके बाद में आता है संघर्षवादी दृष्टिकोण। इसमें क्या होता है, राज्य जो होता है ना, कुछ जो चुनिंदा लोग होते हैं, प्रभावशाली लोग होते हैं, उनके लिए काम करता है, और निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं उनके बीच में परस्पर विरोध होता रहता है। तो यहाँ पर राज्य को समाज के प्रभावशाली अनुभाग के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। ओके, ये हो गया संघर्षवादी दृष्टिकोण। उसके बाद में आधुनिक समाज में आर्थिक व्यवस्थाओं के विशिष्ट लक्षणों का उल्लेख कीजिए, यानी कि आधुनिक समाज जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें आर्थिक विशेषताएं किस प्रकार से काम करती हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में बात करनी है। तो जनसंख्या का बहुत छोटा भाग कृषि कार्यों में लगा होता है, यानी कि बहुत कम जनसंख्या होती है जो खेती के कार्यों को करती है। बाकी जो जनसंख्या है वो सर्विस सेक्टर में काम करती है। ठीक है, द्वितीयक जो क्रियाएं होती हैं उसमें लगी होती है, तृतीयक सेवाएं होती हैं उनमें काम करती है, लेकिन बहुत कम जनसंख्या होती है जो खेती के काम करती है। कृषि का भी औद्योगिकरण हो रहा है, यानी कि कृषि जो है उसका तकनीकीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है। जो कृषि है वो उद्योग के पर्पज से की जा रही है, और कृषि में भी जो तकनीकी जो चीज़ें हैं उनका उपयोग किया जा रहा है। अधिकांश कार्य जो है मशीनों द्वारा किया जा रहा है, यानी कि मशीन्स वगैरह उपयोग में लाई जा रही हैं। जैसे खेतों को जुताई करना हो गया, अगर हमें बुआई करनी है, कटाई करनी है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसमें भी अब मशीनों को उपयोग किया जाने लगा है। लाभ के उद्देश्य से व्यापार किया जाता है, कि व्यापार जो होता है यानी कि ट्रेड वगैरह हो गया, बिजनेस वगैरह हो गया, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हमें लाभ कमाना है। ठीक है, तो ये हो गया। रासायनिक उर्वरकों जो उर्वरक होते हैं उस पर निर्भरता बढ़ रही है, यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार हो और हमें लाभ प्राप्त हो। ओके, तो ये आधुनिक समाज में कुछ जो आर्थिक व्यवस्थाएं होती हैं उसके विशिष्ट लक्षण होते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, जो है संस्कृति तथा समाजीकरण। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है संस्कृति शब्द पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। तो संस्कृति क्या होती है, एक समूह होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, समूह की साझा मान्यताएं, मूल्य, रीति रिवाज, प्रथा, ये इनका एक संग्रह होता है। यानी कि संस्कृति क्या होती है, एक कलेक्टिव फॉर्म होती है जिसमें अलग अलग प्रकार की मान्यताएं होती हैं, साझा मान्यताएं होती हैं, मूल्य होते हैं, रीति रिवाज और प्रथाएं होती हैं, जो उनके व्यवहार को, बातचीत को प्रभावित करती हैं। यानी कि संस्कृति क्या होती है, एक कलेक्टिव फॉर्म होती है, हमारी कॉमन जो ट्रेडिशंस होते हैं, कस्टम्स होते हैं, हमारी रिचुअल्स होते हैं उनका, और जो हमारे व्यवहार को, बातचीत को, इन सब के करने के तरीकों को प्रभावित करते हैं। इसमें भाषा आती है, परंपरा, कला, मानदंड, ये सब शामिल होते हैं। यानी कि कुछ नियम कानून होते हैं, हमारी आर्ट्स वगैरह, हमारे रिचुअल्स, हमारी लैंग्वेज, ये सब इसमें शामिल होते हैं। संस्कृति में व्यवहार करने के लिए आपको संस्कृति की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर हमें किसी समाज में एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करना है, कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है, बातचीत करनी है, हमें उनके साथ संबंध स्थापित करने हैं, तो सबसे पहली शर्त यही होती है कि हमें जिसके साथ हम बातचीत करें उसकी संस्कृति के बारे में थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो यही मतलब है संस्कृति में व्यवहार करने के लिए हमें संस्कृति की आवश्यकता होती है, यानी कि हमें किसी न किसी संस्कृति का अंग होना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है संस्कृति के संज्ञानात्मक और मानकीय पक्षों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो आयाम क्या होते हैं संस्कृति के, वो 3 आयाम होते हैं, डायमेंशंस होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा होता है मानकीय पक्ष और तीसरा होता है भौतिक पक्ष। तो अभी हमें संज्ञानात्मक और मानकीय पक्ष के बारे में बात करनी है। तो अगर हम संज्ञानात्मक पक्ष की बात करते हैं तो संस्कृति के संज्ञानात्मक आयाम में साझा मानसिक ढांचे, विश्वास, मूल्य और ज्ञान प्रणालियां शामिल होती हैं, जो लोगों को दुनिया को देखने, व्याख्या करने और प्रतिक्रिया करने के तरीकों को आकार देती हैं और उनके निर्णय लेने का मार्गदर्शन करती हैं। संज्ञानात्मक पक्ष में क्या होगा कि हमारी जो मेंटल प्रोसेसेस होती हैं वो संस्कृति के द्वारा निर्धारित होती हैं, तो वो किस प्रकार से काम करती हैं। एक संस्कृति के अंदर कोई व्यक्ति है तो वो किस नज़रिए से चीज़ों को देखता है, उनकी किस प्रकार से व्याख्या करता है और किस प्रकार से उस पर प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, तो वो संज्ञानात्मक पक्ष में शामिल होता है।
फिर जो दूसरा आयाम होता है वो होता है मानकीय पक्ष। मानकीय पक्ष में क्या होता है, कुछ नियम होते हैं, कुछ मानक होते हैं, वो निर्धारित होते हैं। तो संस्कृति का मानक आयाम साझा नियमों, मानदंडों और अपेक्षाओं को शामिल करता है जो एक समूह के भीतर स्वीकार्य व्यवहार को निर्देशित करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कुछ जो नियम होते हैं वो शामिल होते हैं जिसको मानना सभी लोगों के लिए अनिवार्य हो जाता है जो उस संस्कृति के सदस्य होते हैं। इस यह मार्गदर्शन करते हैं कि व्यक्ति कैसे बातचीत करते हैं और सामाजिक मानकों और भूमिकाओं का पालन करते हैं। यानी कि एक संस्कृति के बीच में, संस्कृति के अंदर व्यक्ति एक दूसरे के साथ किस प्रकार से बातचीत करते हैं, किस प्रकार से कम्युनिकेट करते हैं और उनकी जो भूमिकाएं होती हैं, मानकें होती हैं, उसका पालन किस प्रकार से करते हैं, वो मान के पक्ष में शामिल होता है। फिर जो तीसरा जो पक्ष होता है वो होता है भौतिक पक्ष। भौतिक पक्ष में क्या आता है कि संस्कृति के भौतिक आयाम में मूर्त वस्तुएं, जो कॉन्क्रीट चीज़ें होती हैं वो शामिल होती हैं। जैसे खाना पीना किस प्रकार का खाया जाता है, कपड़े किस प्रकार से पहने जाते हैं, वो सब चीज़ें क्या होती हैं, वो भौतिक पक्ष में शामिल होती हैं। कलाकृति, समाज द्वारा निर्मित और उपयोग की जाने वाली भौतिक वस्तुएं इसमें शामिल होती हैं। जैसे उपकरण, यानी कि कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, मशीनें होती हैं, वो समाज में उपयोग की जाती हैं। कपड़े, वास्तुकला, प्रौद्योगिकी जो सांस्कृतिक मूल्यों और प्रथाओं को दर्शाती हैं। अब तीनों को हम एक बार समझते हैं। तीनों में सबसे पहले आती है संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक का संबंध किससे होता है, हमारे दिमाग से, हमारे मस्तिष्क से होता है कि व्यक्ति किस प्रकार से सोचता है। उस पर्टिकुलर संस्कृति के, पर्टिकुलर कल्चर के बीच में, उसके अंदर व्यक्ति किस प्रकार से सोचता है, किस प्रकार से पूरी दुनिया को देखता है, उसका नज़रिया क्या होता है, उसकी किस प्रकार से व्याख्या करता है और किस प्रकार से उस पर प्रतिक्रिया देता है, तो वो क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक पक्ष हो जाएगा। दूसरा है मानकीय पक्ष। एक संस्कृति के अंदर कुछ नियम निर्धारित होते हैं और उन नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य हो जाता है। तीसरा जो पक्ष होता है वो होता है भौतिक पक्ष। अब इस भौतिक पक्ष में वो सारी चीज़ें आती हैं जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। विचारों को हम नहीं देख सकते थे, इसलिए उसको संज्ञानात्मक पक्ष में रखा गया। हम नियमों को नहीं देख सकते थे, इसके लिए उसको मानकीय पक्ष में रखा गया। लेकिन कुछ ऐसे जो नियम, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसको हम देख सकते हैं, इसलिए उसको भौतिक आयाम के अंदर, भौतिक पक्ष के अंदर रखा जाता है, जिसमें हम कौन कौन से उपकरण यूज़ करते हैं वो शामिल होता है। भाषा किस प्रकार की होती है, ठीक है, हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, खाना पीना खाते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं वो हमारी भौतिक पक्ष में शामिल होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं निर्जातीयता विश्व बंधुत्व के विपरीत है। तो हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एक है निर्जाति और दूसरा है विश्व बंधुत्व। तो इनके बारे में हमें बात करना है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो निर्जाति केंद्रवाद की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, अपनी संस्कृति और मान्यताओं को श्रेष्ठ माना जाता है और जो दूसरों की संस्कृति होती है उसका आकलन अपनी संस्कृति के आधार पर किया जाता है। यानी कि अपनी संस्कृति को यहाँ पर श्रेष्ठ माना जाता है, बाकी की जो संस्कृतियाँ होती है उसको कम, निम्न माना जाता है। ठीक है, उसको निम्न स्तर में रखा जाता है। अपनी संस्कृति को मानक मानकर अन्य संस्कृतियों को कमतर समझा जाता है निर्जाति केंद्रवाद के अंदर। लेकिन अगर हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं तो यहाँ पर हर संस्कृति और मान्यता का आदर किया जाता है और दूसरों की संस्कृति को समझने की कोशिश की जाती है। ठीक है, इसको समान समझते हैं। विभिन्न संस्कृतियों से सीखकर उन्हें अपनाने का प्रयत्न किया जाता है और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिलता है। यानी कि इसको हम देख सकते हैं, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। ये संस्कृति के अंदर में जो विविधताएं होती हैं, समाज में जो विविधताएं होती हैं, उसको ख़त्म करने की बात की जाती है और जो कमज़ोर संस्कृति होती है उस पर ये लोग हमला करते हैं, आक्रमण करते हैं और उसको अपने अनुरूप बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं तो समाज में अगर ये कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पर जो भी संस्कृति हैं उनका जो अस्तित्व होता है उसको बनाए रखने का प्रयास किया जाता है और एक दूसरे के साथ में सांस्कृतिक आदान प्रदान किया जाता है, विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, जो भाषा होती है उसमें जो शब्द होते हैं उसका आदान प्रदान किया जाता है। हम किस प्रकार का खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, वो सब यहाँ पर आदान प्रदान होता है। लेकिन यहाँ पर आदान प्रदान प्रतिबंधित होता है और यहाँ पर क्या होता है, किसी को कमतर समझा जाता है और किसी को श्रेष्ठ समझा जाता है। ठीक है, किसी को श्रेष्ठ मानते हैं, किसी को कमतर माना जाता है। तो ये निर्जाति और विश्व बंधुत्व में अंतर होता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वह समाजीकरण के प्रमुख अभिकरणों का उल्लेख कीजिए। यानी कि समाजीकरण की मुख्य जो संस्थाएं होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके बारे में बात करनी है। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने समाज या सामाजिक समूह के मूल्यों, विश्वासों और मानदंडों, व्यवहारों को सीखते हैं और उन्हें आत्मसात करते हैं, यानी कि उनके अपने अंदर लेते हैं। ठीक है, उनको सीखने का काम करते हैं। अब समाजीकरण एक ऐसे प्रोसेस होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई बच्चा जो होता है वो समाज के नियम होते हैं, उनके वैल्यूज़ होते हैं, मानदंड होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, उनको सीखते हैं और उसको अपने अंदर आत्मसात करके अपने व्यवहार में लेकर आते हैं। यानी कि समाज के नियमों को सीखना समाजीकरण कहलाता है। सिंपल ही है। ठीक है, ये किसी व्यक्ति की सामाजिक पहचान के विकास और उनके सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में एकीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो
उस समाज में अपनी पहचान बनाना चाहता है उस समाज के साथ में, तो उसको ये सब समाजीकरण के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अपने सांस्कृतिक और जो सामाजिक परिवेश में उसका घुलना मिलना है, तो उसको समाजीकरण के माध्यम से अपने समाज के जो नियम होते हैं उसको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समाजीकरण कहलाता है। बेसिक समाजीकरण की सिंपली परिभाषा होती है कि समाज के नियमों को सीखना और उसको आत्मसात करना ही समाजीकरण कहलाता है। फिर अगर हम इसके अभिकरणों की बात करते हैं, यानी कि समाजीकरण की संस्थाओं की बात करते हैं, तो इसमें दो संस्थाएं आती हैं, दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक संस्थाएं, दूसरी होती हैं द्वितीयक संस्थाएं। प्राथमिक संस्थाओं में परिवार परिवार हो गया हमारा, यानी कि फैमिली हो जाती है। तो प्राथमिक संस्थाओं में बेसिकली वो संस्था आती है जो जिसमें बच्चा सबसे पहले घुलता मिलता है, यानी कि परिवार में सबसे पहले भी माता आती है। तो जो बच्चा होता है सर्वप्रथम उसका जो लगाव होता है माता से ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद में परिवार की अन्य सदस्यों से घुलता मिलता है, अपने भाई बहन से, माता पिता, दादा दादी, इन सबसे घुलता मिलता है। तो परिवार जो होती है एक प्राथमिक संस्था होती है। सहकर्मी समूह होते हैं, यानी कि जो बच्चा होता है अब घर से थोड़ा सा बाहर निकलता है, आस पड़ोस में जाता है, मित्र मंडली बनाता है। तो इसमें ये तीन संस्था होती हैं, सहकर्मी और आस पड़ोस, यानी कि आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उनको समझने की कोशिश करता है, वो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं उनको सीखता है। फिर उसके बाद में अगर हम द्वितीयक संस्थाओं की बात करते हैं, तो बच्चा आस पड़ोस से निकल विद्यालय में जाता है और पहली बार वो इस विद्यालय में जाता है। तो इसमें बच्चा समाज के जो नियम होते हैं उनको औपचारिक तरीके से एक संस्था के अंदर कुछ कठोर नियमों के माध्यम से सीखता है। फिर उसके बाद में संचार माध्यम होता है, यानी कि जो कम्युनिकेशन के मोड्स होते हैं उनके माध्यम से समझता है, जैसे टीवी, रेडियो, बुक्स वगैरह, इनके माध्यम से नियमों को, समाज के जो नियम होते हैं उनको समझने की कोशिश करता है। कुछ के बाद में कुछ सामाजिक संस्थाएं होती हैं, जैसे लाइब्रेरी वगैरह हो जाती है, ठीक है, पुस्तकालय, इन सब में जाकर बच्चा समाज के जो नियम होते हैं, जो त्यौहार होते हैं, मेले होते हैं, उनमें ये इन चीज़ों को समझता है। फिर उसके बाद में धार्मिक स्थल हो जाते हैं, बच्चा जो होता है मंदिर वगैरह में जाता है, तो वहाँ पर जाकर धर्म से संबंधित उस समाज में कौन सी धार्मिक प्रथाएँ हैं उनको समझता है। ठीक है, ये सब चीज़ें बच्चा इन सब में करता है। तो ये समाजीकरण के अभिकरण होते हैं और यहाँ से आपका चैप्टर जो होता है वो होता है ख़त्म। अब हम जल्दी इसके जो MCQ सीरीज़ है उसको भी शुरू करेंगे और यहाँ पर जितने भी MCQs हो जाएंगे उनको ख़त्म करेंगे। इससे पहले आपको एक काम करना है कि हमारी जो वेबसाइट है eklavyastudy.com, eklavyastudypoint.com, वहाँ पर आपको MCQs के फोल्डर में जाना है और चैप्टर वाइज जितने भी MCQs हैं उनको पढ़ना है, क्योंकि इस जो अगली वीडियो आने वाली है उसमें हम कुछ लिमिटेड जो MCQs होंगे उनको करेंगे। तो अगर आपको और ज़्यादा MCQs चाहिए, उनकी प्रैक्टिस करनी है, तो आप वेबसाइट को विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक यू।